अस्सलाम वालेकुम। आप सबकी आमद का बहुत शुक्रिया। एक कंप्लीट नावल आप सब के लिए जिसका नाम है आईने वफ़ा, राइटर फ़रत इश्तियाक। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, कमेंट और लाइक भी ज़रूर कीजिएगा। तो फिर चलते हैं नावल की तरफ। सुबह खेज़ तो खैर वो थी, मगर सुबह सुबह वॉक करने के लिए जाना इसे दुनिया का सबसे मुश्किल काम लगता था। बाबा को इसकी इस आदत से शदीद इख्तलाफ था। उनका कहना था कि जब वो सुबह जल्दी उठ ही जाती है तो फिर चहलकदमी में सुस्ती क्यों। मगर यहाँ शायद मौसम की खूबसूरती का असर था, या फिर वो वैसे ही कुछ ज़रूरत से ज़्यादा खुशगवार मूड में थी कि घर से बाहर निकल आई थी। बाहर निकलते ही हवा के सर्द झोंकों ने इसका इस्तकबाल किया था। स्वेटर पहनने के बावजूद सर्दी महसूस हो रही थी। रात भर हुई बारिश का कहीं कोई नामो निशान बाकी ना था। सड़कें साफ़ सुथरी, कहीं बारिश का पानी नहीं खड़ा था। ये इसका इस्लामाबाद का तफसीली किस्म का पहला दौरा था, वरना तो इससे पहले वो अम्मी, बाबा और महरों के साथ एक दो मरतबा यहाँ आई थी, और वो भी एक आध दिन के लिए। लोग इस्लामाबाद की सही तारीफ़ें करते हैं, इसने बरमला इतराफ़ किया। सुबह सुबह बाबा को फ़ोन भी आ गया था। शायद इसके मूड की खुशगवारी का सबब बाबा से लंबी चौड़ी गुफ्तगू का होना ही था। वो पहली मरतबा उनसे दूर हुई थी और ये दूरी इसे बहुत खल रही थी। इन 3 दिनों में कोई लम्हा ऐसा नहीं आया था जब इसे बाबा की फ़िक्र लाहक ना हुई हो। अगर वो बाबा की चहेती बेटी थी तो बाबा इसके लाडले बाबा थे। दोनों एक दूसरे का बच्चों की तरह ख्याल रखते थे। मेहरू की शादी, फिर अम्मी के इंतकाल के बाद जब घर में सिर्फ वो दोनों बाप बेटी रह गए तो इन दोनों ही ने एक दूसरे की तन्हाई बांटने के लिए आपस में बड़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग पैदा कर ली। जिस वक्त अम्मी का इंतकाल हुआ वो 12 साल की थी। अम्मी बहुत शदीद बीमार हैं। वो बिस्तर से उठकर ख़ुद बाथरूम तक नहीं जा सकती। शायद इन्हें कोई बहुत ख़तरनाक बीमारी है। वो बाबा और मेहरू आपी को छुप छुप कर रोते देखकर सोचा करती थी। वो लोग इसके सामने अम्मी की बीमारी के बारे में बात करने या रोने से हर मुमकिन हद तक गुरेज करते थे। फिर अम्मी की बीमारी के अय्याम में मेहरू की अदील के साथ शादी तय पा गई। इसे मेहरू आपी की इतनी जल्दी शादी होने पर बहुत ही एतराज़ था। उनकी शादी हो गई तो फिर मैं सोऊंगी किसके पास। अभी तो मेहरू आपी ख़ुद भी पढ़ रही हैं। वो नेहा से 6 साल ही तो बड़ी थी और चंद माह पेशतर ही इसका ऑनर्स में दाखिला हुआ था। अम्मी की ख्वाहिश है कि वो अपनी ज़िंदगी में कम से कम अपनी औलाद की एक खुशी तो देख ही सकें। मेरे लिए पढ़ाई से ज़्यादा है मेरी माँ की आखिरी ख्वाहिश है। मेहरू आपी फ़ोन पर अपनी किसी दोस्त के साथ बात कर रही थी। तब पहली मरतबा इसे अम्मी की बीमारी का शिद्दत का अंदाज़ा हुआ था। इस रोज़ इसे मालूम हुआ कि उनकी बीमारी कभी भी ठीक नहीं होगी। इसकी माँ कुछ ही दिनों में मर जाएगी। यह एहसास कितना खौफनाक और डरा देने वाला था। वो खौफ के मारे रात को पलक तक नहीं झपकती थी। रात को कई मरतबा उठ उठ कर अम्मी बाबा के कमरे में झांकती। फिर मेहरू आपी की शादी के बाद उसने अम्मी का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना शुरू कर दिया था। अम्मी अक्सर बाबा से कहती थी कि नेहा मेहरू से ज़्यादा समझदार है। मेहरू में तो अभी तक बचपना है। और बाबा इसकी तरफ देखकर पुरशफ़क़त अंदाज में मुस्कुरा दिया करते। फिर जिस तूफ़ान के आने से वो सब डर रहे थे वो आकर सब कुछ बहा ले गया। इसे और बाबा को नॉर्मल ज़िंदगी शुरू करने में कई महीने लगे थे। बाबा इसकी खातिर खाने की मेज़ पर बैठते। वो इनका दिल रखने के लिए खाना खाती, ये सोच कर कि मुझे खाता देखकर शायद बाबा भी चंद लुक़मे ले लें। यूँ रफ्ता रफ्ता एक दूसरे का ख्याल रखते वो एक दूसरे के बहुत ही करीब आ गए। ज़िंदगी के 12 सालों में वो बाबा को इतना नहीं जान पाई थी जितना इन चंद माह में जान गई थी। और बाबा, जिनके लिए उनकी दोनों बेटियां आँख का तारा थीं, अमली तौर पर बच्चों की तालीम और तरबियत बीवी के सुपुर्द करके वो अपने दफ्तरी अमूर में ज़्यादा मसरूफ़ रहा करते थे। हर जज्बे से, हर छोटी से छोटी बात से वो वाकिफ़ हो गए थे। वो दोनों एक दूसरे में मगन आहिस्ता आहिस्ता ज़िंदगी की तरफ वापस आ गए थे। फुप्पो की फैमिली काफ़ी सालों से दोहा में सेटल थी और शादी के कुछ अरसे बाद मेहरू भी अपनी ससुराल ही चली गई थी। वो अपनी शादीशुदा ज़िंदगी से मुतमईन थी। अदील बहुत चाहने वाले शौहर साबित हुए थे। अपनी और बाबा की फ़ोन पर होने वाली गुफ्तगू जहन में दोहराती काफ़ी आगे निकल आई। यूँ सड़क पर टहलते बाबा की पुरलुत्फ़ गुफ्तगू याद करके इसे बहुत ही मज़ा आ रहा था। बाबा ऑफिस के काम से ना जा रहे होते तो वो भी ज़रूर उनके साथ चली गई होती। सड़क के दाएं तरफ मुखालिफ सिमत से जॉगिंग करके उसकी तरफ आते इस बंदे और इसके साथ साथ दौड़ते इसके कुत्ते को नेहा ने सरसरी नज़रों से देखा। अपनी पूरी तवज्जो सामने मरकूज़ की। इसने तो शायद नेहा को सरसरी सा भी नहीं देखा था, मगर इसके कुत्ते को यकायक पता नहीं क्या हुआ कि वो अपने मालिक को छोड़कर एकदम सड़क के बाईं तरफ इसके बिल्कुल नज़दीक आ गया। अपने सामने कुत्ते को आता देखकर नेहा के औसान ख़ता हो गए थे।
कुत्तों से ऐसा वैसा नहीं, वो ठीक ठाक डरती थी। इसने बेख्तियार रुख मोड़कर उल्टे कदमों तेज़ तेज़ चलना शुरू कर दिया तो कुत्ता दौड़ता हुआ बाकायदा इसके साथ साथ रेस लगाने लगा। बेसाख्ता अंदाज में इसके मुंह से चीख निकली थी। गुस्से में भरी इस आवाज़ ने इसकी चीख और कुत्ते के भौंकने दोनों को खामोश करवा दिया। वो पास खड़ा खशमगी नज़रों से अपने कुत्ते को घूर रहा था। आई एम सॉरी। अब के मुखातिब वो थी। नेहा ने अपने हवास बहाल करते कुत्ते की तरफ देखा तो मालिक की डांट खाने के बाद एक कोने में खड़ा था। वैसे आप खामखा डर गईं। यह आपके पीछे नहीं आ रहा था। हाँ, अलबत्ता आपके भागने वाले स्टाइल से वो समझा शायद आप इसके साथ रेसिंग कर रही हैं, इसीलिए वो भी दौड़ने लगा। शाइस्ता लहजे में माजरत करने के साथ साथ उसने अपने कुत्ते की गैर इखलाकी हरकत का दिफा भी किया था। नेहा को गुस्सा तो बहुत शदीद आ रहा था, मगर एक तो अपनी लड़ाई झगड़े से दूर रहने वाली आदत और दूसरे सामने वाले बंदे का हद दर्जा शाइस्ता अंदाज किसी भी बदतहजीबी से रोक रहा था। अपने खद्दो खाल से वो एशियाई तो लग रहा था, मगर पाकिस्तानी हरगिज़ नहीं। इसकी गाढ़ी किस्म की इंग्लिश और अमेरिकन लबो लहजा लिए हुए थी। वो खामोशी से इसकी तरफ देखता, यकीनन जवाब का मुंतज़िर था। कोई बात नहीं, कहती वो ज़बरदस्ती मुस्कुराई थी। गैर मुल्कियों के सामने हम अपने मुल्क के सफ़ीर होते हैं, क्या फ़ायदा कि कुछ उल्टा सीधा बोलने का। वो भी क्या सोचेगा ये पाकिस्तानी कितने डरपोक और बदतमीज़ होते हैं। दोस्ताना मुस्कुराहट इसकी तरफ उछाल कर दोबारा जॉगिंग शुरू कर चुका था। नेहा ने एक नज़र मोड़कर इसकी तरफ देखा और अपने कदम वापस घर की तरफ मोड़ लिए। घर पहुंची तो सोबिया आंटी किचन में घुसी नाश्ते की तैयारियों में मसरूफ़ थीं, जबकि अंकल अखबार का मुतालिया कर रहे थे। आज तो बच्चा सेहत बनाकर आ रहा है। उसके सलाम के जवाब में अंकल ने शौक़ी से कहा था। जान बनाकर नहीं, खून खुश्क करवा के। बुरा सा मुँह बनाती हाथ मुँह धोने वॉशरूम में घुस गई। क्या मतलब? इसके बाहर निकलते ही अंकल ने बेसाख्ता पूछा। चाय की केटल टेबल पर रखती सोबिया आंटी ने भी चौंक कर इसकी तरफ देखा था। इसने सारा वाक़या सुनाया तो सोबिया आंटी और अंकल दोनों हंस पड़े। आप लोग हंस क्यों रहे? बुरी तरह चिढ़ गई थी। बेवकूफ़, वो पालतू कुत्ता था। अगर वो इस तरह बग़ैर जंजीर अपने कुत्ते को लेकर घूम रहा है तो इसका मतलब है कुत्ता अच्छी तरह सिखाया पढ़ाया हुआ है। फिर भी कुत्ता तो कुत्ता है। इसकी शराफत की कसम तो मैं खाई नहीं जा सकती। क्या पता कब इसका दिमाग फिर जाए और वो अपनी असलियत पर वापस आ जाए। अंकल की बात पर वो बुरा मान कर बोली और वह जवाब में कहकहा लगाकर हंस पड़े। बाबा का फ़ोन आया था। कॉर्नफ्लेक्स खाते हुए इसने सोबिया आंटी को मुखातिब किया। कब आया? आज सुबह। मेरी आँख ही बाबा की फ़ोन की बेल से खुली थी। आप लोगों को सलाम कह रहे थे। अभी तो वहीं होंगे भाई साहब। जी अंकल, बाबा कह रहे थे कि अभी ने हफ्ता 10 दिन कोरिया में लगेंगे, फिर इसके बाद टोक्यो चले जाएंगे। मैंने तो बाबा से साफ साफ कह दिया, कोरिया, जापान, थाईलैंड, सिंगापुर, जहाँ जहाँ जाना है जाएं, मगर 1 महीना से ऊपर अगर एक दिन भी हुआ तो मैं पक्की नाराज़ हो जाऊँगी। इसके अंदाज़ पर अंकल और सोबिया आंटी दोनों ही मुस्कुरा दिए। फिर सोबिया आंटी मसनूई अंदाज में खफगी ज़ाहिर करते हुए बोली, बहुत बुरा सलूक हो रहा है ना यहाँ तुम्हारे साथ। भाई साहब क्या सोच रहे होंगे कि पता नहीं 3-4 दिन में जालिम साली और इसके शौहर ने मेरी बेटी के साथ कितना जुल्म सितम किया, जो वो ऐसे बेजार हो रही है। ऐसी बात नहीं है आंटी, आपको तो पता है ना मैं पहली मर्तबा बाबा से दूर हुई हूँ, वरना आप लोगों के पास तो बहुत मज़ा आ रहा है। वो एकदम वजाहती अंदाज में बोली थी। तुम भी किसकी बातों में आ रही हो? ये तुम्हारी खाला जान ऐसी जज्बाती ब्लैकमेलिंग में माहिर हैं। नाश्ते के बाद अंकल और सोबिया आंटी अपनी अपनी जॉब्स पर चले गए तो कुछ देर अखबार पढ़ने के बाद कंप्यूटर खोल कर बैठ गई। इसके आने की खुशी में सोबिया आंटी 3-4 दिन यूनिवर्सिटी नहीं गई थी, मगर चूँकि वहाँ इम्तहानात चल रहे थे इसलिए मज़ीद छुट्टियाँ करना मुमकिन नहीं था। चुनांचे इसके आने के बाद आज वो पहले दिन यूनिवर्सिटी गई थी। ननिहाली रिश्तेदारों में इसे सोबिया आंटी सबसे ज़्यादा पसंद थी। बाबा को ईमेल करने के बाद इसने चेक किया कि अदील भाई तो ऑनलाइन थे। फिर तो इसके अदील भाई के साथ साथ मेहरो आपी, फुप्पो और सोनी सभी के साथ खूब गपशप हुई। 1.5-2 घंटा इन लोगों के साथ चैटिंग करके वो एकदम फ्रेश हो गई थी। वो गाड़ी बहुत आहिस्ता और मोहतात अंदाज में ड्राइव कर रही थी। इसे ड्राइविंग सीखे हुए 2 महीने ही हुए थे और अभी से ज़्यादा महारत भी नहीं थी। कराची में वो रोज़ाना शाम के वक्त बाबा के साथ प्रैक्टिस करने निकलती थी। यहाँ आकर प्रैक्टिस हो ही नहीं पा रही थी। इसे लगा कि कहीं ऐसा ना हो 1 महीने बाद जब वो यहाँ से जाए तो सब सीखा सिखाया चौपट हो जाए। यही सोचकर अंकल और सोबिया आंटी के चले जाने के बाद गाड़ी लेकर घर से बाहर निकल आई। अभी से अकेले रोड पर ड्राइव करने से डर लगता था, इसीलिए इसने सोचा कि अंदर अंदर आसपास की गलियों के चक्कर लगाकर प्रैक्टिस कर लेगी। अपनी गली से मुड़कर दाएं हाथ पर मुड़ गई। कॉर्नर वाले मकान से
ब्लैक कलर की पजेरो निकलते देखकर इसने एकदम ब्रेक लगाया था, मगर उसमें बैठा बंदा भी ब्रेक लगाकर इसे आगे चले जाने का इशारा कर रहा था। इसे अपने इंस्ट्रक्टर का पढ़ाया हुआ बाकायदा एकदम ये सबक याद आया। गेट से गाड़ी बाहर निकाल दें और सड़क के किसी भी तरफ से कोई दूसरी गाड़ी आ रही हो तो पहले गुजरने का हक उसी गाड़ी को है। इसे इस बंदे के असूल ज़वाबित पसंद तो आए, मगर एकदम घबराहट भी शुरू हो गई। बाबा की कमी इस लम्हे इसे शिद्दत से महसूस हुई थी। इसे पता था कि गाड़ी स्टार्ट करने के साथ साथ इसे स्टीयरिंग इस हद तक घुमाना है कि सामने खड़ी उसकी गाड़ी से टकराए बगैर आगे बढ़ जाए। इसे अपने इतने अहमकाना अंदाज में रुके रहने पर तैश आ रहा था। गाड़ी में बैठे बंदे ने झुंझलाकर शीशा नीचे करके इससे कुछ कहा जो घबराहट में इसे बिल्कुल समझ में नहीं आया। शर्मिंदगी से बचने के लिए इसने अल्लाह का नाम लेकर स्टीयरिंग व्हील घुमाते हुए गाड़ी स्टार्ट की थी। अगले ही लम्हे इसकी गाड़ी उसके गाड़ी के पिछले हिस्से से टकराने के बाद रुक चुकी थी। इसके हाथ पांव पूरी तरह फूल चुके थे। घबराहट शर्मिंदगी के साथ साथ इसे बुरी तरह रोना भी आने लगा। इसे ऐसा लग रहा था अभी वो बंदा कुछ कहेगा नहीं और वो रोना शुरू कर देगी। पजेरो का दरवाज़ा खोलकर इस बंदे को उतर कर अपनी तरफ आता देखकर इसका दिल चाहा गाड़ी वहीं छोड़कर सर पे पाँव रख के वहाँ से भाग जाए। आप ठीक तो हैं? बड़ा गैर मुतवक्किल सवाल इसकी समातों से टकराया था। नेहा ने चौंक कर बाहर की तरफ देखा तो ग्रे सूट में मलबूस वो बेतहाशा हैंडसम शानदार सा बंदा बड़ी तशवीश के साथ उसकी तरफ देख रहा था। नेहा को ऐसा लगा जैसे वो इस बंदे से पहले कभी मिल चुकी है। इस वक्त सूरत हाल ऐसी थी जहन पर जोर डालकर याद नहीं कर सकी। शर्मिंदगी से सर झुकाए दरवाज़ा खोलकर गाड़ी से बाहर निकल आई थी। आई एम सॉरी माजरत करने के साथ साथ इसने कनखियों से इसकी गाड़ी का मुआयना भी किया। शुक्र था कि ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ था। लगता है आपने अभी नई नई गाड़ी चलानी सीखी है। सन ग्लासेस वापस आंखों पर चढ़ाते हुए बोला था। लाइसेंस है मेरे पास, वो बेसाख्ता बोली थी। इसकी इस वजाहत पर वो मुस्कुरा दिया था। इसकी मुस्कुराहट तंजिया है या मजाक उड़ाती हुई नेहा समझ नहीं पाई। मुझे अपनी गलती पर बहुत अफसोस है। मेरी वजह से कितना नुकसान हुआ मैं पूरा करने की पूरी कोशिश करूँगी। इसे मज़ीद कुछ भी बोले बगैर वापस जाता देखकर वो फ़ौरन बोली थी। अभी वो कुछ कहने ही लगा था कि खुले गेट से एक मुलाजिम टाइप बंदा और इसका कुत्ता दौड़ता हुआ आकर अपने मालिक के पास रुके और वो कुत्ता आकर उसके कदमों के पास लेट गया। कुत्ते को देखते ही रहा सहा खून भी खुश्क हुआ था। ओह, तो परसों सुबह ट्रैक सूट में मलबूस बिखरे बालों जॉगर्स वाला ये बंदा ये वही था, और आज तो बहुत मुख्तलिफ हुलिये में था। आपके इंस्ट्रक्टर ने आपको गाड़ी चलाने का बुनियादी असूल नहीं बताया। बग़ैर एतमाद के ड्राइविंग पर नहीं बैठेंगी तो ऐसे वाक़यात तो आए रोज़ पेश आते रहेंगे। इसके जुमलों ने नेहा को बुरी तरह शर्मिंदा कर दिया। मुलाजिम से कुत्ते को अंदर ले जाने का कहता हुआ वापस मुड़ा और नेहा की गाड़ी की तरफ बढ़ा। आप ड्राइविंग सीट पर बैठते देखकर वो बुरी तरह परेशान हो गई। आइए आप भी। वो इसे इसी की गाड़ी में बैठने की दावत इतने इत्मीनान से दे रहा था। वो बौखला कर रह गई। प्लीज़ जल्दी आइए, मैं लेट हो रहा हूँ। अब के लहजा झुंझलाया हुआ था। ये मुझे कहाँ ले जाना चाहता है? क्या पुलिस के पास? इसने अहमकाना अंदाज में सोचा। मरे मरे कदमों से चलती बराबर वाली सीट पर आकर बैठ गई। इसके बैठते इसने गाड़ी स्टार्ट की और रिवर्स करके 2-4 कदम पीछे आ गया। यहीं पर आपकी गाड़ी खड़ी थी जब मैंने आपको आगे जाने का इशारा किया था। अब मैं जो करूं इसे गौर से देखिएगा। वो ड्राइविंग स्कूल के किसी मुस्तनद इंस्ट्रक्टर की तरह प्रोफेशनल अंदाज में बोला। इसे समझाते हुए आहिस्ता आहिस्ता गाड़ी आगे बढ़ाई थी। समझ में आया आपके? गाड़ी थोड़ा आगे ले जाकर रोकते हुए इसने नेहा को मुखातिब किया। इसने कुछ घबराए हुए अंदाज में सर इस बात में हिला दिया था। गुड, अब आप यही काम मुझे एक मरतबा फिर करके दिखाएं, मगर पूरे एतमाद के साथ। नेहा इस अजीब व गरीब बंदे को समझ नहीं पा रही थी, फिर भी पता नहीं इसमें ऐसी क्या बात थी। बिना चूं चरा किए उतर कर ड्राइविंग सीट की तरफ आ गई। गाड़ी वापस उसी मखसूस जगह खड़ी करके वो ड्राइविंग सीट से उतर गया था। दोनों हाथ पैंट की जेबों में डाले रोड पर खड़ा बगौर इसे देख रहा था। अभी इसने चाबी घुमाई ही की थी कि वो ज़ोर से बोला, 1 मिनट रुक जाएं। हुक्म के ग़ुलाम की तरह रुक गई थी। आपके चेहरे पर मुझे ढूंढने से भी एतमाद नज़र नहीं आ रहा, सिवाय डर और खौफ के। आपके चेहरे पर कोई तासुर ही नहीं। खफकी भरे अंदाज में बोला था। इस वक्त मैं बहुत टेंस हूँ, मुझसे बिल्कुल भी नहीं किया जा रहा। बेबसी से बोल रही थी, आंखों में ढेर सारे आंसू बेख्तियार आ गए। इसे लग रहा था शायद वो इसे नफसियाती अंदाज में टीज़ करने की कोशिश कर रहा है। नहीं हो रहा तो रहने दें, उतरें, शाबाश। वो इसकी आंखों में झांकता हुआ बोला। फ़ौरन ही उतर गई थी। इसे दोबारा ड्राइविंग सीट पर बैठते देखकर वो उलझ गई। ये शख्स चाहता क्या है? आइए,
वो इसे आवाज़ देकर इससे गाड़ी स्टार्ट कर दी। नेहा का दिल चाहा कि वो इसकी आवाज़ को नज़रअंदाज करके वहाँ से अंधाधुंध भाग जाए। अगर अपनी ज़ाती गाड़ी होती तो शायद वो ऐसा कर भी गुजरती। मरे मरे कदमों से चलती वो गाड़ी में बैठ गई थी। देखिए, मैं अपनी गलती पर आपसे एक्सक्यूज़ कर चुकी हूँ, भर्राए हुए लहजे में बोली थी। इसकी बात के जवाब में कुछ कहे बगैर गाड़ी स्टार्ट कर चुका था। आपका घर इसी गली में है ना? गाड़ी टर्न करते हुए इसने पूछा। कुछ खौफजदा अंदाज में नेहा ने गर्दन हिला दी। कौन सा घर है? एक सेकंड के तवक्कुफ के बाद रफ्तार कम करते हुए उसने पूछा। वो ब्लैक गेट वाला। गाड़ी गेट के पास लाकर रोकते हुए वो इसके उतरने से पहले उतर गया था। मैं ख़ास तौर पर आपका घर देखने के लिए यहाँ तक नहीं आया हूँ। आप इतनी ज़्यादा डरी हुई लग रही थी कि मुझे लगा आप खुद ड्राइव करके वापस घर तक नहीं पहुँच सकती, इसीलिए आपको छोड़ने चला आया। वो बहुत संजीदगी से बोला था। मेरा मकसद आपको डराना या रुलाना हरगिज़ नहीं था नेहा। वो इसी संजीदगी बोलबारी से बोला। वो बुरी तरह चौंक गई। नेहा, इसने ताज्जुब से खुद अपना नाम दोहराया। आपको मेरा नाम कैसे पता चला? इसके सवाल पर वो कहकहा लगाकर हंस पड़ा था, जादू के ज़ोर से। वो मुस्कुराहट दबाता हुआ शरारती अंदाज में बोला था। वो अहमकों की तरह मुंह फाड़े इसे पैदल जाता हुआ देख रही थी। यूं ही बेख्याली में हाथ अपनी चेन पर पड़ा तो इसका अपनी अकल पर मातम करने का दिल चाहा। अंदर आकर भी कितनी देर तक एक अजनबी के सामने हिमाकतों के इतने अजीम शान मुजाहरा करने पर ख़ुद को सरजनिश करती रही। अपनी चेन पर दिन भर में जब भी इसका हाथ पड़ा फ़ौरन इसे अपनी सुबह वाली हिमाकत का ख्याल आया था। रात को सोते वक्त तक इसके आसाब पर वो अजनबी ही सवार था। इसका अंदाज़ नेहा को बहुत पुरस्कार लग रहा था। आम तौर पर इस तरह ड्राइविंग की गलतियां ठीक करवाने और ड्राइविंग के असरार और रमोज समझाने कोई भी खड़ा नहीं होता। बहुत सोचने के बाद आखिरकार इसने कहकर ख़ुद को तसल्ली दे ली कि वो बंदा अच्छा खासा खिसका हुआ था। यकीनन इसके दिमाग को स्क्रू ढीला था, मगर मैं इसके अहकामात इतनी फर्माबरदारी से क्यों मान रही थी? वो अब अपने आप से उलझ रही थी। कुछ बात थी ऐसी इसकी शख्सियत में कि मैं बुरी तरह इससे मरूब होकर इसके ज़ेर असर आ गई थी। अजीब सा रौब था इसके अंदाज में। इसके जहन से इस शख्स का एतमाद और शाइस्तगी लिए हुए लहजे का वो हुक्मी अंदाज महव नहीं हो रहा था। अकेले गाड़ी लेकर निकलने से पहले तो बहरहाल इसने तौबा कर ली थी। ज़्यादा तफसील से तो नहीं, लेकिन बात को बहुत सरसरी और आम से अंदाज में लेकर इसने थोड़ा बहुत सोबिया आंटी को भी बता दिया था। इस मसले का हल उन्होंने ये निकाला कि रोज़ाना शाम के वक्त इसे गाड़ी चलाने की प्रैक्टिस करवाने लगी थी। इसे अब इस बंदे का सामना हो जाने के ख्याल से घबराहट होती थी। बहुत सोबर संजीदा मिजाज होने के बावजूद अगर आप किसी एक शख्स के सामने किसी हिमाकत का मुजाहिरा कर चुके हों तो दोबारा इस शख्स का सामना करने में दुश्वारी लाहक होती है। क्या वो अजनबी शख्स ये बात भी मान सकता है? सोबिया आंटी और वो करीबी सुपर मार्केट में आ गई थी। ज़रूरत की अशिया ख़रीद कर सामान लेकर वो इसीलिए एक बेकरी में दाखिल हुई। तुम्हारे अंकल की बर्थडे है, उन्होंने इसे कहा। वाह, फिर तो खूब मज़ा आएगा। बस फिर आज डिनर अंकल की तरफ से होगा, किसी बेहतरीन होटल में। वो एकदम एक्साइटेड हो गई थी। लेकिन सोबिया आंटी, केक आपको ख़ुद बनाना चाहिए था। वो लापरवाही से बाल झटकते हुए बोली। अब बेकरी में बने बनाए केक मिल तो जाते हैं, फिर इतना बखेड़ा कौन फैलाए? उनके सुस्ती काहली भरे बयान पर अभी वो ढंग से हंस भी नहीं पाई थी कि पास ही एक जानी पहचानी आवाज़ सुनाई थी। वो इससे पहले कुछ फासले पर खड़ा सेल्समैन से मुखातिब था। वॉलेट से पैसे निकालते हुए इसे शायद अपने चेहरे पर किसी की नज़रें महसूस हुई थी, इसीलिए गर्दन घुमा कर देखा। एक पल के लिए हल्की सी शनासाई ली हुई मुस्कुराहट इसके होंठों पर नमूदार हुई थी। वो घबरा कर अपनी नज़रों का जाविया बदलने ही वाली थी कि वो बराह रास्त इससे मुखातिब हो गया था। हेलो नेहा, कैसी हैं आप? वही धीमे सुरों में शुस्ता अंग्रेज़ी बोलने वाला अंदाज था। सोबिया आंटी जो सेल्समैन के साथ उलझ रही थी एकदम चौंक कर इस तरफ देखने लगी थी। बुरी तरह परेशान होते बमुश्किल बोली, ठीक हूँ, और फ़ौरन ही आंटी की तरफ मुतवज्जा हो गई। कौन है ये हैंडसम बंदा? उनकी सरगोशी नुमा आवाज़ इतनी बुलंद तो ज़रूर थी कि नेहा से कुछ फासले पर खड़ा वो बंदा भी सुन सके। आहिस्ता तो बोलें, वो सुन रहा है। दांत किचकिचा कर वो बुड़बुड़ाई थी। लो, तो इसे उर्दू क्या समझ आएगी? देखने से फॉरनर लग रहा है। कंधे उचका कर बेफिक्री से बोली थी। कम से कम हैंडसम तो ज़रूर इसकी समझ में आ गया होगा, और इतना अंदाज़ा तो इसे बहरहाल होगा कि खुशकिस्मती से इस बेकरी में इस वक्त इसके अलावा हैंडसम और कोई भी नहीं। बेकरी से बाहर निकलते हुए अपना गुस्सा जाहिर करते हुए बोली थी। शुक्र था कि उनका मतलूबा केक फ़ौरन ही मिल गया था।
और इन लोगों को ज़्यादा देर वहाँ खड़ा नहीं होना पड़ा। सोबिया आंटी उसके तपे हुए अंदाज पर खिलखिलाकर हंस पड़ी थी। अपनी गाड़ी के पीछे खड़ी इस ब्लैक पजेरो को कभी भी नहीं भूल सकती थी। इसे गुमसुम खड़ा देखकर उन्होंने टोका था। क्या हुआ, घर नहीं चलना क्या? चलो बैठो गाड़ी में। गाड़ी की चाबी इसके हाथ में पकड़ाते हुए वो बराबर वाली सीट पर बैठ चुकी थी। इसी वक्त वो भी अंदर से बरामद हुआ था। हाथों में पकड़े 2-3 शॉपर्स बराबर वाली सीट पर रखता ड्राइविंग सीट संभाल चुका था। नेहा गाड़ी में बैठकर खामखा मिरर ठीक करने लगी। क्या हुआ, चलो भाई, देर हो रही है। सोबिया आंटी के सब्र का पैमाना लबरेज हो रहा था। जैसी गाड़ी रिवर्स करके पार्किंग से निकालते हुए वो आगे बढ़ा, नेहा ने भी फ़ौरन गाड़ी स्टार्ट कर दी थी। इस गली से इसने कसदन गाड़ी नहीं निकाली जहां इसका अपना घर था, यानी कि इस बंदे का। उसके ये बताने पर किसी बंदे और इसी के कुत्ते से वो 15 रोज़ पहले शर्फ़ मुलाकात हासिल करके आई थी। वो बहुत हैरान हुई। सुबह सुबह इतना हैंडसम बंदा देखकर तो वो सड़ा हुआ मुंह लेकर घर आई थी। लानत है तुम्हारे ज़ौक़ पर। मैं तो ऐसा बंदा सुबह सुबह देख लूँ तो सारा दिन बतीसी ही अंदर ना हो, पूरा दिन खुशगवार गुजरे। उनके इन कमेंट्स पर उसका हंसते हंसते बुरा हाल हो गया था। कुतुब बीनी इसका और अंकल का मुश्तरका शौक़ था। अपने घर में पापा और यहाँ पर अंकल इसके इस शौक़ की तस्कीन का काफ़ी सामान कर रहे थे। उन्होंने बड़ी कीमती किताबें इसे पढ़ने के लिए दी थी। बकौल सोबिया आंटी, ये इसके साथ अंकल की जानिब से VIP किस्म का सलूक का इजहार था, वरना अपनी किताबों के मामले में वो बहुत बेमुरव्वत और कंजूस वाक़ हुए हैं। उस रोज़ अंकल ने ऑफिस से फ़ोन करके इसे जल्दी से तैयार होने का हुक्म देते हुए कहा था, बहुत ज़बरदस्त बुक फेयर लगा है, तुम तैयार हो, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। वो भी एकदम पुरजोश होकर तैयार होने चल दी। बुक फेयर वाकई बहुत शानदार था। मुख्तलिफ स्टॉल्स पर उम्र और हर ज़ौक़ के हामिल क़ारीन के लिए किताबों की तादाद मौजूद थी। कभी मेरे पास भी इतना पैसा हुआ तो मैं अपनी एक अलग से आलीशान किस्म की लाइब्रेरी बनाऊंगी। वह हाथ में पकड़ी किताब के औराक पलटते हुए ख़याली पुलाव पकाने में मसरूफ़ थी जब वही जानी पहचानी आवाज़ इसे सुनाई दी थी। वो इसी स्टॉल पर खड़ा किसी किताब के मुतालिक पूछ रहा था। हेलो। इसकी नज़र नेहा पर पड़ी तो इखलाकी तकाज़े निभाने की खातिर आज हेलो में पहल नेहा नहीं कर दी। जब वो अच्छी तरह बात करता है तो इसे भी तो जवाब में इखलाक का मुजाहरा करना चाहिए। इसने दिल ही दिल में ख़ुद से कहा था। बहुत अच्छा बुक फेयर है, किताबों की कीमतें भी मुनासिब हैं। इसके हेलो का जवाब देने के बाद इसने अपनी राय का इजहार किया था। जी हाँ। इसने फ़ौरन इत्तफ़ाक़ किया। अपनी मतलूबा किताब हाथ में आने पर फ़ौरन ही पेमेंट करता हुआ इसे गुड बाय कहता वापस मुड़ गया। अरे ये क्या? नेहा की नज़र अपने पैरों के पास पड़े वॉलेट पर पड़ी तो वह चौंक गई थी। अभी अभी यही वॉलेट वो इसके हाथों में देख चुकी थी। वॉलेट उठाकर वो तेज़ तेज़ कदमों से चलती उस तरफ आई थी जहाँ वो जाता नज़र आया था। वो पार्किंग में से अपनी गाड़ी निकाल रहा था। नेहा ने इसे दूर से ही देख लिया। बात सुने, ये आपका वॉलेट वहाँ गिर गया था। वो ज़ोर से चिल्लाई मगर ऐसा लग रहा था कि शायद इसकी आवाज़ इस तक पहुँची ही नहीं। वो तेज़ रफ्तार से गाड़ी निकाल कर जा चुका था। नेहा को अपनी भाग दौड़ ज़ाया जाने पर काफ़ी अफसोस हुआ था। वॉलेट अपने बैग में रखती वो वापस अंदर आ गई थी। अंकल हनूस किताबों में खोए हुए थे। वो ख़ुद भी एक मरतबा फिर किताबों की तरफ मुतवज्जा हो गई। लेदर का वो कीमती वॉलेट अपने अंदर नकदी भी काफ़ी ज़्यादा रखता था। खोल कर देखने पर बग़ैर गिने अंदाज़ा हो रहा था कि इसमें 6-7 हज़ार रुपये तो ज़रूर मौजूद हैं। पैसों के साथ ही क्रेडिट कार्ड भी रखा नज़र आ रहा था। इसने सरसरी सा देखने के बाद वॉलेट वैसे ही रख दिया। तमाम चीज़ें निकाल कर देखना इसे गैर इखलाकी हरकत लग रही थी। अगले रोज़ अंकल और आंटी के जाने के बाद वह चौकीदार से वॉक करने का कहती घर से बाहर निकल आई। गेट पर बेल करने पर उसी रोज़ वाले मुलाजिम से सामना हुआ था। जी फरमाइए। इसके जवाब में इसका अपना सर पीट लेने का दिल चाहा। हद दर्जा ईमानदारी दिखाने के चक्कर में इसने क्रेडिट कार्ड या विजिटिंग कार्ड में से इसका नाम तक नहीं देखा था। मुलाजिम इसे मशकूक नज़रों से देख रहा था, इसीलिए फ़ौरन हाथ में पकड़ा वॉलेट खोल कर इसमें से विजिटिंग कार्ड ज़रा सा बाहर निकाल कर नाम देखते हुए बोली, मुझे औज़ान वासिफ़ साहब से मिलना है। इसकी हरकतों पर मुलाजिम सर से लेकर पाँव तक इसे घूर घूर कर देख रहा था। आप ज़रा मेहरबानी फरमा कर इन्हें जल्दी से बुला दें। वो इसके घूरने पर चिढ़ कर बोली। इसे बाहर खड़ा छोड़कर गेट वापस बंद करता वो अंदर चला गया था। थोड़ी देर में दोबारा अंदर आया। साहब आपको अंदर बुला रहे हैं। अब के लहजा काफ़ी मुहज़्ज़ब था। मुझे अंदर नहीं आना, इनसे कोई यहीं आकर अपनी वॉलेट ले लें। वो वॉलेट दिखाते नाराज़ी से बोली थी, बड़े नवाब साहब हैं, मैं किस खुशी में अंदर जाऊं, खुद 2 कदम चलने की जहमत नहीं कर सकते। वो तप गई थी। मुलाजिम नए सिरे से इसे घोलता वापस मुड़ गया था। अब की बार इस पर इतना भरोसा कर लिया गया था कि गेट खुला छोड़ दिया गया।
1 मिनट बाद ही वो खुले गेट से चलता इस तरफ आता नजर आया। अब बाहर क्यों खड़ी हैं, अंदर आइए ना। बड़ी खुशगवार मुस्कुराहट चेहरे पर सजाए वो इसे अंदर आने की दावत दे रहा था। ब्लू जीन्स और ब्लू टी शर्ट पहने खास एक घरेलू हुलिये में नज़र आ रहा था। शुक्रिया, मुझे बस ये आपका वॉलेट देना था जो कल वहाँ आपसे गिर गया था। मैं इसी वक्त आपके पीछे आई थी लेकिन आप तक मेरी आवाज़ पहुँची ही नहीं थी। वो जल्दी जल्दी जुमले मुकम्मल करते वॉलेट इसकी तरफ बढ़ा चुकी थी। बजाय वॉलेट इसके हाथ से लेने के बेसाख्ता बोला, इस तरह गेट पर खड़े खड़े तो मैं ये हरगिज़ कबूल नहीं करूँगा। आप अंदर आकर मेरे साथ एक कप कॉफ़ी का पियेंगी तो मैं वॉलेट भी लूँगा और आपका शुक्रिया भी अदा करूँगा। अजीब खिसकाव बंदा है, वो दिल ही दिल में बुड़बुड़ाई थी। आइए प्लीज़। दोबारा इसरार किया गया था। इसे अंदर आने के लिए रास्ता देता मुंतज़िर खड़ा था। इसके अंदर दाखिल होने पर बड़ा ही खुश नज़र आ रहा था, इसीलिए गालबन ड्राइंग रूम की तरफ आ रहा था। तभी सामने से इसका मंजूर नज़र आता नज़र आया। वो चलते चलते ठिठक कर रुक गई। वो इसका डरना भांप कर वहीं पर रुक गया था। इसने तंबीही अंदाज में उसे घूरा और वापस मुड़ गया। बैठिए। वो खुद भी सामने वाले सोफे पर बैठ चुका था। घर में फैले सन्नाटे पर इसे कुछ अजीब सा एहसास हुआ। क्या ये यहाँ पर अकेला रहता है? और वो कांप कर रह गई थी। मैं बस अब चलूँगी, फ़ौरन ही खड़ी हुई और कोई बात भी नहीं हुई। कम से कम एक कप काफ़ी। वो इसरार कर रहा था, नहीं बस मैं चलूँगी। वॉलेट सेंटर टेबल पर रख कर दरवाजे की तरफ बढ़ गई। अच्छा 1 मिनट तो ठहरें। इसे रुकने के लिए कहता ड्राइंग रूम से निकल गया। इसके इंतज़ार में वहाँ खड़े होने के बजाय बाहर लॉन में आ गई थी। बिलाशुबा इस घर का लॉन इसकी अब तक की ज़िंदगी में सबसे अच्छे लॉन से ज़्यादा खूबसूरत था। शुक्र है मेरे घर की कोई एक चीज़ तो आपको अच्छी लगी। अपने पीछे से उभरती इस आवाज़ ने इसे डरा दिया था। अपने इन्हमाक पर शर्मिंदा से होती वो इसकी तरफ घूमी। पता नहीं वो कब से आकर खामोशी से खड़ा इसे देख रहा था। ये लीजिए। आप तो रुकने के लिए तैयार ही नहीं, इसलिए मैं बस आपकी यही खातिर कर सकता हूँ। इसके हाथ में 2 किटकैट पकड़ाता हुआ वो किसी कदर तासुफ से बोला था। थैंक यू कहकर इसने वो ले ली थी। आपने चेक कर लिया है ना अपने पैसे वगैरह? वो गेट की तरफ कदम बढ़ाती हुई कुछ सोच कर बोली थी। मैंने इसकी ज़रूरत नहीं महसूस की, लापरवाही से बोला था। फिर भी आपको देख लेना चाहिए था। वो बज़िद हुई। वो बहुत महफूज हाथों में था, मुझे किसी चेकिंग की कोई ज़रूरत नहीं। इसके साथ साथ चलता वो इसे लापरवाह अंदाज में बोला था। आप नाम के अलावा मेरे बारे में कुछ भी नहीं जानते, फिर भी ये दावा कर रहे हैं। गेट पर पहुंचकर वो साफ गो अंदाज में बोली, मेरा ख्याल है कि मैं आपको बहुत ज़्यादा जान गया हूँ, इसीलिए ये बात कह रहा हूँ। वो अपना लापरवाह अंदाज तर्क करके संजीदगी से बोला था। गेट से बाहर कदम निकालते ठिठक कर रुक गई थी। किसी को जानने या समझने में ज़रूरी नहीं कि कई साल लगें। बाज़ लोग खुली किताब की तरह होते हैं, जैसे आप। नेहा, क्या इससे पहले कभी किसी ने आपको ये बात बताई है कि आपकी आंखें आपके अंदर का हर राज ज़ाहिर कर देती हैं? आपकी हर सोच आपकी आंखों के ज़रिए पढ़ी जा सकती है। कम अज़ कम मैं तो आपकी आंखों की हर तहरीर पढ़ सकता हूँ। वो बहुत गहरे लहजे में बोल रहा था। इसका दिल अचानक तेज़ तेज़ धड़कना शुरू हो गया था। अपने बारे में इतने मुख्तलिफ जुमले और दावे, वो भी एक बिल्कुल अनजान आदमी के मुंह से, वो बुरी तरह घबरा चुकी थी। अब मेरे साथ। वो एकदम खामोश हुई। इसे खुदा हाफिज़ कहे बगैर एकदम चल पड़ी। अपनी गली में मुड़ने से पहले इसने मुड़कर देखा तो वो गेट पर खड़ा इसे ही देख रहा था। रात भर इसे मैं आपकी आंखों की हर तहरीर पढ़ सकता हूँ इसने बहुत डिस्टर्ब रखा। बाज़ लोग कितने मुख्तलिफ होते हैं, सबसे अलग। जैसे वो इसके लहजे की इनफरादियत, बात करने का बेसाख्ता अंदाज़ इसे सबसे अलग कर देते थे। अपनी छा जाने वाली शख्सियत और मुनफरिद तर्ज़ गुफ्तगू के ज़रिए इसे लोगों के हिप्नोटाइज़ करना आता था। अगली सुबह नमाज़ पढ़कर कुछ देर लॉन में वॉक करती रही, फिर इसके बाद रोड पर निकल आई। इस रोज़ के बाद आज वो दूसरी मरतबा सुबह वॉक करने निकली थी। इसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था वॉक करना, फिर भी वो निकल आई थी। वो अपने यूँ निकल आने पर ख़ुद भी हैरान हो रही थी। वो यूँ ही खाली ज़हनी की कैफियत में अपनी सड़क के आखिर तक पहुँच गई। जॉगिंग करता हुआ वो गेट से बाहर निकलता नज़र आया था। इसे निकलते देखकर वो फ़ौरन वापस मोड़कर तेज़ तेज़ चलने लगी थी। या अल्लाह, ये मुझे क्या हो रहा है? क्या मैं कोई फ़िल्मी किस्म की हरकतें करने जा रही हूँ? जॉगिंग करता हुआ वो और विल अब उनकी गली में दाखिल हो गए थे। गुड मॉर्निंग। वो जॉगिंग करता इस तक पहुँच चुका था। विल इस तरफ आने के बजाय रोड के दूसरी तरफ दौड़ रहा था। शायद वो खुद इसके डर को महसूस करके इसकी तरफ नहीं आया था। इसे खामखा शर्मिंदगी हो रही थी। आखिर इतने दिनों में इसने मुझे कभी वॉक करते नहीं देखा, क्या आज वो हैरान नहीं हो रहा होगा? वो जवाबन बमुश्किल मुस्कुराते गुड मॉर्निंग बोल पाई थी। आपकी ड्राइविंग का क्या हाल है? वो इसके साथ साथ वॉक करने लगा था। प्रैक्टिस चल रही है,
संजीदा लहजे में बोली। आप मेरे साथ प्रैक्टिस करें, मैं चंद दिनों में आपको ड्राइविंग में माहिर बना दूंगा। बड़ी फ़राख दिली से अपनी खिदमत पेश कर रहा था, फिर कुछ ख्याल आने पर फ़ौरन बोला, आप चाहें तो आज ही आ जाएं। हफ्ते के दिन यूँ भी मेरी छुट्टी होती है, मैं आपको प्रैक्टिस करवा दूंगा। अभी जाकर मुझे शावर लेना है, फिर नाश्ता करना है और अखबार पढ़ना है। ऐसा करें कि आप 9:30 तक आ जाएं। सारा प्रोग्राम तरतीब देकर वो इसकी तरफ इस तरह देख रहा था जैसे इस सारे प्रोग्राम में इसे कहीं कोई एतराज़ नहीं होगा। ठीक है, फिर मैं आपका इंतज़ार करूँगा। इसके जवाब का इंतज़ार किए बगैर वो जॉगिंग शुरू कर चुका था। थोड़ी देर में सड़क के दूसरे किनारे पर पहुंचकर टर्न कर चुका था। इस बारे में कुछ सोचने की गुंजाइश रही नहीं थी। ज़ाहिर से वहाँ नहीं जाना था। अपनी सुबह की हरकत पर बुरी तरह चिढ़ रही थी। आखिरी शख्स मेरे आसाब पर क्यों सवार हो रहा है? मान ना मान, मैं तेरा मेहमान। बिला वजह बेतकल्लुफ़ होना। इतना ड्राइविंग सिखाने का शौक़ है तो कोई ड्राइविंग स्कूल ज्वाइन कर लो, वहाँ जाकर अपना शौक़ पूरा करो। सोबिया आंटी और अंकल के जाने के बाद वो यही सब कुछ सोचती बेदिली से अखबार लिए बैठी थी। घड़ी पर इसकी नज़र गई तो 9:20 हो रहे थे। दोबारा अखबार पर नज़रें मरकूज़ कर दी, मगर किसी खबर में कोई दिलचस्पी महसूस नहीं हो रही थी। एकदम अखबार साइड पर रखकर वो खड़ी हुई और दुपट्टा ठीक करती घर से बाहर निकल आई। क्या हर्ज है अगर मैं चली जाऊँ? वो इतना मुहज़्ज़ब और अच्छा है, कल्चर्ड है। कौन सा मैं इससे इश्क लड़ाने जा रही हूँ? इसके घर की जानिब कदम उठाती वो ख़ुद को समझा रही थी। वो गेट से बाहर इसका इंतज़ार कर रहा था। आप वक्त की पाबंद है, वो इतने पूरे इत्माद लहजे में बोला इसके आने का 100% यकीन हो इसे। 5 मिनट पहले तक तो ये फैसला किए बैठी थी कि नहीं जाना। उसकी चाबी गाड़ी की उसके हाथ में थी, वो सीट पर बैठ चुका था। चलिए अब गाड़ी स्टार्ट करें। पहले आप ये बताएं, आपको मेरे ड्राइविंग सीखने पर इतनी दिलचस्पी क्यों है? ख़ुद को पूछने से बाज नहीं रख पाई। तुम्हारा ड्राइवर नौकरी छोड़कर जाने वाला है, इसलिए। वो गैर संजीदगी से बोला था, च्युइंगम मुंह में चबाता। इसे भी इसकी ऑफ़र की गई थी। देखिए, मैं ना तो दुश्मन मुल्क का एजेंट हूँ और ना ही जासूस। आप बिला वजह मुझे मशकूक करार दे रही हैं, ऐसे मत देखें मुझे। वो हंसते हुए बोला था। फिर आप अपने बारे में कुछ बताते क्यों नहीं हैं? वो चिढ़ कर बोली थी। आप पूछेंगी तो बताऊंगा ना। बिला वजह अपनी हिस्ट्री बयान करना शुरू कर दूं, चाहे सामने वालों को इसमें दिलचस्पी भी ना हो। मुंह फट अंदाज में बोला था। चलें, पूछ रही हूँ, आप बताएं। गाड़ी स्टार्ट करते हुए बोली थी, सबसे पहली बात तो ये, आपने गाड़ी बिल्कुल फजूल अंदाज में स्टार्ट की है। अगर आपके ड्राइविंग टेस्ट के वक्त मैं वहाँ का इंचार्ज हुआ तो स्टार्ट देखकर ही आपको फेल कर दूँगा। दूसरा तारुफ तो नाम मेरा आप जानती हैं। मेरी जॉब वगैरह के बारे में भी यकीनन आपको विज़िटिंग कार्ड के जरिए पता चल ही गया होगा। बाकी ये है कि अभी वो अपनी पूरी बात मुकम्मल भी नहीं किया कि वो बीच में बोल पड़ी। मैंने आपके वॉलेट की किसी चीज़ को हाथ नहीं लगाया था। मुझे नहीं पता आप क्या जॉब करते हैं। इसके अंदाज़ पर वो बेसाख्ता हंस पड़ा। चलें, मान लिया आपने नहीं देखा था। चले मान लें, नहीं मैंने बिल्कुल नहीं देखा था। आपका नाम तक मैंने आपके गेट पर खड़े होकर जल्दी जल्दी देखा था। दोबारा चिड़चिड़े अंदाज में बोली, क्यों नहीं देखा था? इसने फ़ौरन सवाल किया। दूसरों की चीज़ों में घुसना जहालत और बदतमीज़ी है। वो जवाबन बोली थी, गाड़ी रोकें। इसके कहने पर नेहा ने ब्रेक लगा दिया। जैसे स्टार्ट बुरा था वैसे गाड़ी रोकना भी बकवास था। जेब से वॉलेट निकाल कर इसकी तरफ बढ़ाते मायूसी से बोला था, मुझे दूसरों में शामिल करके आपने मेरा बहुत दिल दुखाया है। अब आप ये वॉलेट लेकर पूरा खाली करें और इसमें मौजूद हर चीज़ देखने का आपको पूरा हक़ है। वो रूठे हुए लहजे में बोला था। और दोस्तों में इस किस्म की अजनबियत गैरियत बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। वो इसकी हैरान शक्ल पर नज़रें जमाए मज़ीद गोया हुआ। दोस्तों? नेहा ने दोस्तों को काफ़ी लंबा खींचा था। मेरी आपके साथ दोस्ती कब हुई? हवन्नक शक्ल बनाई बैठी थी। कब हुई को रहने दें, ना बताएं कि दोस्ती है तो ना। नेहा को तस्लीम करना पड़ा कि बात को घुमा फिरा कर करने में ये शख्स हद दर्जा महारत रखता है। अब ज़बरदस्ती से ही इसे दोस्त तस्लीम किए बगैर कोई चारा नहीं था। चुनाचा वो गर्दन हिला गई। ये हुई ना बात। अब इस खुशी में आप मेरे साथ कॉफ़ी पियेंगी? खुश होकर बोला था। आप अपना तारुफ करवा रहे थे। कॉफ़ी की बात नज़रअंदाज करके फ़ौरन बोली, हाँ तारुफ। वो इसे इशारे से गाड़ी दोबारा स्टार्ट करने के लिए कहता अपने बारे में बताने लगा। तुर्की का रहने वाला हूँ, इस्तांबुल में मेरी पैदाइश हुई। डैडी की जॉब इस किस्म की थी कि मुख्तलिफ़ ममालिक में इनका ट्रांसफ़र होता रहता था। इस वजह से तालीम मुख्तलिफ़ ममालिक के मुख्तलिफ़ तालीमी इदारों में हासिल की। फिर मैं अमेरिका चला गया, वहाँ से इकनॉमिक्स में मास्टर्स की डिग्री ली। फिर इसके बाद यूनिवर्सिटी ऑफ डैलस से बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन में डिग्री ली।
और आजकल एक मल्टी नेशनल फर्म में मार्केटिंग डायरेक्टर की हैसियत से काम कर रहा हूँ। पिछले 1.5 साल से पाकिस्तान में पोस्टेड हूँ। बहन भाई वगैरह है नहीं। 5 साल हुए मम्मी डैडी का एक कार एक्सीडेंट में इंतकाल हो गया। फ़िलहाल बैचलर लाइफ एंजॉय कर रहा हूँ। अच्छा, तो आप तुर्की के रहने वाले हैं? जी। वैसे आपने कहाँ का समझा था? बगौर से देख रहा था, मुझे लगा तो ऐसा ही था, मगर मैं 100% पूरी यकीन नहीं थी। गियर बदलने में भी अभी आपको काफ़ी मेहनत की ज़रूरत है। बजाय सेकंड गियर के आप फोर्थ गियर लगा देती हैं। वो इसकी खामी बताने के बाद कुछ ख्याल आने पर दोबारा बोला, मैंने पिछले 1.5 साल में आपको पहले यहाँ कभी नहीं देखा। आप क्या कहीं गई हुई थी या ऐसी घर से बाहर कब निकलती हैं? मैं कराची में रहती हूँ। यहाँ तो अपनी आंटी अंकल के पास छुट्टियाँ गुजारने आई हूँ। बाबा को ऑफिस के काम से कोरिया और जापान जाना था। मैंने सोचा अकेले वहाँ क्या करूँगी, आंटी से ही मिलाऊँ। वो अपनी तवज्जो सामने मरकूज़ रखते हुए बोली थी, ओह, तो इसका मतलब है कुछ दिनों में आप वापस चली जाएंगी? वो कुछ मायूस सा नज़र आने लगा था। नेहा ने बेख्तियार चौंक कर इसे देखा। और आपके घर में कौन कौन है? आप क्या करती हैं? कुछ अपने बारे में तो बताएं। वो जल्दी से बात बदल गया था। मैंने भी इकनॉमिक्स में मास्टर्स किया है। आजकल कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के कुछ कोर्सेज कर रही हूँ। घर में बस मैं और बाबा है। बड़ी बहन की शादी हो चुकी है। उल्टे हाथ पर टर्न करें और टर्न करते स्टीयरिंग फ़ौरन सीधा कर लीजिएगा। इसकी बात के जवाब में हदायत जारी करता बगौर इसे टर्न करता देख रहा था। गाड़ी रोड पर निकल आई थी, इसीलिए वो एकदम कॉन्शियस हो गई। अभी अच्छी खासी आप नॉर्मल तरीके से गाड़ी चला रही थी, अब क्या हो गया? ये चेहरे पर हवाइयाँ क्यों उड़ रही हैं? वो इसे सर्जनिश करता हुआ बोला था, मुझे ड्राइविंग करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती, बस मेरा दिल चाहता है जहाँ मैं गाड़ी चलाऊँ वो रोड बिल्कुल खाली हो, दूर दूर तक कोई और गाड़ी, बस, रिक्शा, टैक्सी कुछ भी ना हो। रवानी में अपनी दिल की बात बता गई थी और जवाब में कह कहा लगा कर हंस पड़ा। आधा घंटा ड्राइव करने के बाद वो लोग वापस घर आ गए थे। आइए, कॉफ़ी भी पियेंगे और मैं आपको इकनॉमिक्स की बहुत अच्छी अच्छी किताबें भी दिखाऊंगा। आप यकीनन एंजॉय करेंगी। गाड़ी का दरवाज़ा खोलता हुआ वो इससे मुखातिब हुआ था। नहीं, आज रहने दें, फिर कभी आऊँगी। इनकार करते हुए वो भी गाड़ी से उतरने लगी थी। चलें, जैसे आपकी मर्ज़ी। अच्छा, बैठी तो रहें। खुद भी गाड़ी का दरवाज़ा दोबारा बंद करता बैठ गया। अब कहाँ जाना है? वो हैरान हुई थी। आप गाड़ी स्टार्ट तो करें। अपनी गली में टर्न होते ही वो समझ गई कि औजान इसे घर तक ड्रॉप करना चाहता है। अपने घर के सामने गाड़ी रोककर वो उतर गई। आएँ, कॉफ़ी तो आपको मैं पिला देती हूँ। वो ड्राइविंग सीट की तरफ बढ़ रहा था कि इसकी बात सुनकर एकदम रुक गया। कॉफ़ी की ऑफ़र पहले मैंने की थी, इसलिए पहले आपको मेरी दावत कबूल करेंगे, फिर मैं आपकी। वो कुछ नाराज़ी भरे अंदाज में कहता फ़ौरन ही चला गया। शाम में बाबा का फ़ोन आया था। क्या बात है, आज तो मेरी बेटी बहुत ही खुश लग रही है। वो बाबा की बात पर हैरान रह गई थी। आपने कैसे अंदाज़ा लगाया? बस लगा लिया। बाबा बताएं ना। वो दोबारा बजीद हुई। भाई, अपनी बेटी की खनकती हुई आवाज़ और लबों का मुस्कुराहट मुझे बता रही है कि वो खुश है। आपको मुस्कुराहट कैसे नज़र आई? अब ये कैसे और क्यों रहने दो, तुम खुशी की वजह बता दो। और आज तो बाबा आप कब वापस आएंगे, मैं आपको बहुत मिस कर रही हूँ का वजीफ़ा भी नहीं पढ़ा गया। पता तो चले खुशी का पस मंज़र क्या है। वो बाबा की कयाफा राय पर हैरान थी। कोई भी ख़ास बात नहीं बाबा, शायद मौसम की खुशगवारी ने मेरे मूड को भी खुशगवार ही कर दिया। इतनी तेज़ बारिश हो रही है। सोबिया आंटी और मैं पकौड़े बनाने का प्रोग्राम बना रहे थे। बस बहुत मज़ा आ रहा है। आपको पता है ना, मुझे बारिश कितनी ही अच्छी लगती है। बाबा के साथ काफ़ी देर बात करने के बाद रिसीवर रखकर वो बेड से उतरी तो नज़र ड्रेसिंग टेबल के शीशे पर पड़ी। बाबा, आप इतनी दूर होकर भी मेरे दिल के कितने करीब हैं। जो बात मैंने खुद महसूस नहीं की थी, आपने मीलों दूर होकर महसूस कर ली। हाँ बाबा, मैं बहुत खुश हूँ। कोई चीज़ है जो मेरे दिल को खुश कर रही है। ऐसा पहले तो कभी नहीं हुआ, मगर मैं बहुत 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 खुश हूँ। ज़िंदगी बहुत प्यारी लग रही है। बाबा, मेरी इस खुशी के कायम रहने की दुआ कीजिएगा। आईने पर नज़र आते अपने अक्स पर नज़रें जमाए दिल ही दिल में बाबा से मुखातिब थे। रात को ख्वाब में इसने बाबा को देखा था। एक बड़ी खूबसूरत वादी थी, हरियाली, सरसब्ज़ और शादाब दरख्त, ऊंचे ऊंचे पहाड़। इस खूबसूरत वादी में वो और बाबा संग संग चल रहे थे। फिर इस मंज़र में एक और शख्स शामिल हो गया। कितना मुकम्मल था वो मंज़र, कहीं कोई कमी नहीं थी। वो, बाबा और आज़ान तीनों साथ साथ कितने खुश लग रहे थे। इसकी आँख खुली तो दो जागती आँखों से भी कितनी देर तक इस मंज़र को देखती रही। क्या ये सपना सच हो सकता है? वो लेटे लेटे सोचे जा रही थी। इसके दिल में मेरे लिए क्या है मैं नहीं जानती। मैं तो खुद इसे भी ज़्यादा अच्छी तरह से नहीं जानती। ऐसा क्यों हो रहा है? वो समझती थी कि बाबा इसके लिए जो भी फ़ैसला करेंगे वो सबसे बेहतर होगा। इसने अपने बारे में हर फैसला बाबा पर छोड़ दिया था।
मगर अब ज़िंदगी में वो आया था एकदम अचानक। वो इसके हवासों पर छा गया था, जिसे ना वो ढंग से जानती थी, ना ही अपने बारे में इसकी फीलिंग्स इसे पता थी। फिर भी वो इसे सोच रही थी। सुबह के वक्त जॉगिंग और एक्सरसाइज करना इसकी बहुत ही पुरानी आदत थी, और इसी पार्किंग ने इसे वो लड़की भी मिल गई थी। इस अजनबी शहर में विल इसका सबसे बेहतरीन दोस्त था। दिन का बाकी वक्त तो दफ्तरी मसरूफियात, भागती दौड़ती ज़िंदगी का साथ देने में गुजर जाया करता। सुबह का वक्त ही खालिस्तान इसका अपना वक्त होता था, और ये वक्त वो और विल एक साथ गुजारते थे। इस रोज़ वो जॉगिंग करने निकला तो इसने सोचा भी नहीं था कि आज का दिन ज़िंदगी में कितनी बड़ी तब्दीली लाने वाला है। इर्द गिर्द से बेनियाज अपनी किसी सोच पर मुस्कुराती वो लड़की पता नहीं क्यों इसे अपनी जानी मुतवज्जा कर गई थी। इसकी बेशुमार लड़कियों से दोस्तियां थीं, इसके क्लास फेलोज़, कोलीग्स, इनमें एक से बढ़कर एक हसीन लड़की थी, मगर कोई भी इसे इस लिहाज से अच्छी नहीं लगी थी। शायद इसकी मुस्कुराहट औज़ान को अपनी जानी मुतवज्जा कर रही थी। बहरहाल वो इस लम्हे की गिरफ्त में आ चुका था। वो इससे बात करना चाहता था, मगर किस तरह? यूँ सड़क पर बगैर जान पहचान के किसी से भी बात कैसे की जा सकती थी? इसने इशारे से विल को इस तरफ दौड़ने के लिए कहा था। विल का लहीम शहीम वजूद अक्सर लड़कियों के डरने का सबब बनता था, और इसके हस्बे तवक्को वो डर कर चीखने लगी थी। लड़कियों से बात करने का मौका हासिल करने के लिए कॉलेज बॉयज़ की तरह की हरकत पर ख़ुद को सरजनिश करने के बावजूद इसने अपनी शरारत को एंजॉय भी बहुत किया था। स्कूल के दिनों में अपने क्लास फेलोज़ को ऐसी हरकतें करते देखकर वो इनका मजाक उड़ाया करता था, और आज इस मैच्योर उम्र में आकर ख़ुद ही सब कर रहा था। दूसरी मर्तबा वो इसे अपने घर के बाहर मिली। वो इन 2 दिनों में इसे भूला नहीं था। दोबारा इसके मिल जाने पर वो बहुत खुश हुआ था। वो बुरी तरह नर्वस लग रही थी। औज़ान को बहुत मासूम और सहमी हुई लग रही थी। इस रोज़ जॉगिंग करते हुए वो जिस कैफियत को वक्ती समझ रहा था वो वक्ती नहीं थी। इसका डरना औज़ान को अच्छा नहीं लग रहा था, और इस रोज़ इसके चेहरे पर इसे वो मुस्कुराहट भी नज़र नहीं आई जिसकी वजह से वो इसकी जानी मुतवज्जा हुआ था। और फिर तो औज़ान जॉगिंग करते वक्त 2-4 सेकंड रुक कर इस घर की तरफ ज़रूर देखा करता था कि शायद वो नज़र आ जाए, मगर वो कहीं नज़र ही नहीं आ रही थी। फिर एक रोज़ जब वो ग्रोसरी शॉप में दाखिल हो रहा था, इसे वो बेकरी में जाती नज़र आई। इसके साथ कोई ख़ातून भी थी। अपनी ख़रीदारी छोड़ छाड़ वो भी बेकरी में दाखिल हो गया। इसे फॉरनर जानकर वो दोनों आराम से उर्दू में बातचीत कर रही थी, जो कि मुकम्मल तौर पर इसकी समझ में आ रही थी। इस्लामाबाद पोस्टिंग से पहले भी उर्दू से इसकी अच्छी खासी वाकफियत थी। इसकी माँ जिस ज़ुबान की मशहूर शायरा और अफसाना निगार थी, क्या वो इसे सरसरी भी न जानता? मज़ीद बेहतरी इस्लामाबाद क़याम के दौरान आ गई। न सिर्फ ये कि वो उर्दू समझ लेता था, बल्कि बोल भी लेता था। उर्दू बोलनी इसने अपनी मम्मी से ही सीखी थी। यह और बात थी कि वो यहाँ लोगों के साथ इंग्लिश में बात करता था। उसका दिल चाहता था कि वो इस लड़की से ढेर सारी बातें करें, अपने बारे में हर बात इसे बताए, हर बात इसने जो कभी किसी से शेयर नहीं की थी। बुक फेयर में भी इन दोनों की मुलाकात इत्तफाकन हरगिज़ नहीं हुई थी। वो एक बिज़नेस लंच अटेंड करने आया था जब होटल से निकलते हुए इसने इसे देखा था। फिर इसे फॉलो करते करते वो इसी स्टॉल पर पहुंच गया। इसे अंदाज़ा था मज़ीद 1-2 ऐसे इत्तफाकात और आए तो मशकूक हो जाएगी, इसीलिए अगली मुलाकात का एहतमाम इसने अपना वॉलेट वहाँ गिरा कर किया था। इसकी तवक्को के ऐन मुताबिक वॉलेट वापस करने पहुँच गई थी। वो बेचैनी से टेरेस पर खड़ा इसके आने का इंतज़ार कर रहा था। इसके बहुत इसरार पर अंदर आ जाने के बावजूद कुछ परेशान सी थी। इसका दिल चाहा कि वो इससे कहे, सुनो नेहा, तुम ज़िंदगी में किसी और पर भरोसा करो या ना करो, मुझ पर तुम आंखें बंद करके कर सकती हो। इसके रोकने के बावजूद वो रुकी नहीं थी, मगर औज़ान के लिए यही बहुत था कि वो आ गई थी। अगला रोज़ इसके लिए बहुत सी खुशियाँ लाया था। इसने नेहा से कहा था कि वो इसकी आंखों की हर तहरीर पढ़ सकता है, और ये बात बिल्कुल सच थी। इन बोलती आंखों का हर राज वो फ़ौरन पा लिया करता था, और उस रोज़ इन आंखों में इसने अपने लिए बड़े खूबसूरत रंग देखे थे। वो बात जो वो छुपा लेना चाहती थी, मगर इसकी आंखें से बता रही थी। वो आंखें से बड़े अनोखे अलवई ख्वाब दिखा रही थी। क्या मोहब्बत ऐसी भी ज़ोरावर होती है? क्या इसी तरह अचानक कोई अनजान शख्स सबसे ज़्यादा अपना लगने लगता है? और अब ज़िंदगी का हर पल इसी लड़की की संगत में बिताना चाहता था। वो नमाज़ पढ़कर अपने कमरे से निकलकर बालकनी में आकर खड़ी हो गई थी। हल्की हल्की फुहार पड़ रही थी। दिल के साथ साथ दौड़ता औज़ान दूर से इसे देख चुका था। नेहा ने इसे देखकर मुस्कुराते हुए हाथ हिला दिया था। इतने अच्छे मौसम में घर के अंदर क्या कर रही हो? बाहर आकर मौसम एंजॉय करें, वो ज़ोर से बोल रहा था। फिर वो रुककर इसका इंतज़ार करने लगा तो वो गर्दन हिलाती हुई वापस अंदर चली गई थी। शाल ओढ़कर सोबिया आंटी को वॉक का कहती वो गेट से बाहर आ गई। सड़क के किनारे खड़ा वो खुद को वार्म अप करना चाहता था। मेरे मासूम से दिल से डर कर आप बिल्कुल भी अच्छा नहीं करती।
اس کی وجہ سے وہ کترا کر تھوڑا دور ہٹ کر چل رہی تھی۔ اتنے خونخوار خطرناک کتے کے لیے معصوم کا لقب اسے خاصا قابل اعتراض لگا تھا۔ آپ ایک بار ہمت کر کے قریب آئیں، یہ آپ کو کچھ بھی نہیں کہے گا، اسے تسلی دینے والے انداز میں بولا۔ اس کا دل رکھنے کی خاطر تھوڑا سا قریب آئی تو وہ ایک دم بھونک کر اس کے قدموں سے لپٹا تھا۔ وہ ہلکی سی چیخ مار کر دور ہٹ گئی۔ وہ آپ کو ویلکم کہہ رہا ہے، اپنے انداز سے آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہے کہ مجھ سے ڈرو مت۔ وہ شاید اس کی نفسیات سے بہت واقف تھا۔ آپ اسے کہیں کہ یہ پیروں سے نہ لپٹے۔ وہ دوبارہ قریب آتے ہوئے ڈر کر بولی تھی۔ ول بھی اپنے مالک کے اشارے خوب سمجھتا تھا۔ اب کی بار اس کے قریب آنے پر وہ پرتکلف انداز میں خاموشی سے خرامہ خرامہ چلتا رہا تھا۔ ان دونوں کے درمیان شان بے نیازی سے چلتا شاید خود کو پرنس آف ویلس سمجھ رہا تھا۔ نیہا کو اس کی گردن اکڑا کر چلنے پر ایک دم ہنسی آ گئی تھی۔ بس اب آپ ول سے ڈرنا چھوڑ کر اس سے دوستی کر لیں۔ اسے ہنستا دیکھ کر وہ بھی مسکراتا بولا تھا۔ آپ دن بھر کیا کرتی رہتی ہیں؟ کچھ دیر بعد وہ بولا تھا۔ کچھ بھی نہیں، صبح سے دوپہر تک اخبار، ٹی وی، کمپیوٹر کے ساتھ وقت گزارتی ہوں۔ 2:30-3 بجے تک آنٹی آ جاتی ہیں، پھر باقی کا دن صوبیہ آنٹی اور انکل کے ساتھ کہیں نہ کہیں گھومنے چلے جاتے ہیں۔ سیدھے سادے انداز میں اپنی روٹین بتا رہی تھی۔ مطلب یہ کہ دن میں آپ اکیلی بور ہوتی ہیں۔ کسی حد تک یہ بات کہی جا سکتی ہے۔ ویسے آپ یہ بات کیوں پوچھ رہے تھے؟ بس یوں ہی۔ وہ اس کی بات کے جواب میں لاپرواہی سے بولا۔ میرا خیال ہے مجھے واپس چلنا چاہیے۔ میرا ناشتے پر انتظار ہو رہا ہوگا، گھڑی پر نظریں دوڑاتے ہوئے بولی تھی۔ وہ بھی اس کے ساتھ ہی واپس پلٹ گیا۔ کیا آپ آج لنچ میرے ساتھ کر سکتی ہیں؟ اس کی گلی میں داخل ہوتے ہوئے آہستگی سے بولا تھا۔ نیہا نے ایک دم چونک کر اسے دیکھا۔ وہ بڑی آس بھری نگاہوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ مجھے پتہ ہے آپ اس بات کو اچھا نہیں سمجھتے، لیکن پلیز منع مت کیجیے گا۔ میں آپ سے بہت سی ضروری باتیں کرنا چاہتا ہوں جو یوں سڑک پر تو نہیں کی جا سکتی۔ وہ ہر صورت اسے راضی کر لینا چاہتا تھا۔ اسے تذبذب میں مبتلا دیکھ کر کچھ چپ سا ہو گیا۔ وہ فیصلہ نہیں کر پا رہی تھی کہ اسے کیا جواب دینا چاہیے، لیکن اپنے گھر کے سامنے رکتے ہوئے بے ساختہ بولی، میں آؤں گی۔ اور ان 3 لفظوں نے اسے کتنا خوش کر دیا تھا، وہ اپنی خوشی چھپا نہیں پایا تھا۔ تھینک یو، مسکراتا ہوا بولا تھا، میں آپ کا انتظار کروں گا۔ یہ کہتا ہوا وہ ایک دم آگے بڑھ گیا۔ اس کا خوشی سے دمکتا چہرہ ذہن میں بسائے وہ اندر آ گئی تھی۔ کیا بات ہے، بڑی پابندی سے واقع ہونے لگی ہے؟ صوبیہ آنٹی انڈے پھینٹتے مصروف انداز میں بولی تھی۔ میں اوزان کے ساتھ واک کرنے گئی تھی۔ اسے صوبیہ آنٹی سے جھوٹ بولنا اچھا نہیں لگا تھا۔ اوزان، وہی ہینڈسم سا فارنر بندہ؟ وہ ذہن پر زور ڈالتے معنی خیز انداز میں مسکرائی تھی۔ جی وہی، عام سے انداز میں کہتی کچن ٹیبل کے آگے رکھی کرسی گھسیٹ کر بیٹھ گئی۔ سب خیر تو ہے نا؟ معاملہ صرف دوستی تک ہے یا کوئی اور بات بھی ہے؟ صوبیہ آنٹی شرارت سے مسکرائی تھی۔ کیا ہو گیا صوبیہ آنٹی آپ کو؟ اچھا پڑھا لکھا بنتا ہے، اس سے باتیں کر کے مزہ آتا ہے اور بس۔ ابھی اس کے ذہن میں بہت سے خدشات تھے اور صرف اندیشے اسے پریشان کر رہے تھے، بلکہ وہ خود بھی وہاں جا کر اس کے بارے میں ہر بات جان لینا چاہتی تھی۔ ابھی تو وہ خود بھی کوئی خواب دیکھنے سے ڈر رہی تھی۔ اس کے بیل کرنے پر وہ خود گیٹ کھولنے آیا تھا، بہت خوش، جیسے اس کے گھر کسی بہت بڑی سلطنت کے ملکہ نے قدم رنجہ فرما دیا ہوں۔ اسے کچھ جھجک سی محسوس ہو رہی تھی۔ وہ کبھی لڑکوں سے بے تکلف نہیں ہوئی تھی، اپنے کزنس تک سے اس کی صرف ہائی ہیلو ہی تھی، اور اب کسی مرد کی طرف سے انویٹیشن دیا جانا، اسے قبول بھی کر لینا، اس کے لیے بڑا انوکھا غیر معمولی تجربہ تھا۔ مجھے آپ کا لان بہت اچھا لگتا ہے۔ وہ اس کے ساتھ چلتے ہوئے لان پر نظریں دوڑاتی ہوئی بول رہی تھی۔ اس بات کا اندازہ مجھے پچھلی بار ہو گیا تھا۔ آپ بھی میری طرح ہیں۔ مرکزی دروازہ کھول کر اندر داخل ہوتے وہ ایک نظر اس پر ڈال کر بولا تھا۔ لاؤنج میں اسے بٹھا کر خود کہیں چلا گیا۔ ادھر ادھر نظریں دوڑاتے ہوئے وہ لاؤنج کا جائزہ لے رہی تھی کہ 1-2 منٹ میں واپس آ گیا تھا۔ پیچھے پیچھے ملازم کولڈ ڈرنکس لیے اندر آیا تھا۔ یہ آپ کے ممی ڈیڈی کی تصویر ہے؟ سامنے دیوار پر لگی تصویر کو بغور دیکھتے ہوئے نیہا نے پوچھا تھا۔ جی، پیپسی کا سپ لیتے ہوئے اس نے جواب دیا تھا۔ بہت خوبصورت کپل ہے۔ ویسے آپ کی ممی کی شکل کچھ جانی پہچانی سے لگ رہی ہے، شاید میں نے انہیں پہلے کہیں دیکھا ہے۔ ذہن پر زور ڈالتے ہوئے بولی تھی۔ بالکل دیکھا ہوگا۔ اگر آپ کو اردو لٹریچر میں دلچسپی ہے تو آپ نے انہیں ضرور دیکھ رکھا ہوگا۔ وہ حیران ہوئے بغیر بولا تھا۔ اردو لٹریچر؟ وہ ایک پل کے لیے متعجب ہوئی تھی، گلاس ٹیبل پر رکھتے اٹھ کر دیوار کے پاس چلی گئی۔ وملا آنند بے ساختہ اس کے منہ سے نکلا تھا۔ تصویر سے نظریں ہٹا کر وہ پلٹ کر سوالیہ نظروں سے اوزان کو دیکھنے لگی۔ بالکل صحیح پہچانا آپ نے۔
वो मुस्कुराते हुए बोला था वो इसकी फेवरेट अफसाना निगार का बेटा था। बात जानकर भी वो खुश नहीं हो पाई थी। जिंदगी की तल्ख सच्चाइयों को बेनकाब करते विमला आनंद के अफसाने और दिल के तारों को छूती मुख्तसर नज़में इसे बेहद पसंद थी। मगर इसके साथ साथ ये ख्याल कि वो एक हिंदू औरत का बेटा है, इसकी नेशनलिटी के बारे में जानने के बावजूद इसे इसी बारे में सबसे ज़्यादा खदशात थे। वो अभी तक अंदाज़ा नहीं लगा पाई थी कि वो मुसलमान है या नहीं। बराह रास्त इस बारे में इससे कुछ पूछना इसे मुनासिब नहीं लग रहा था। वो इसके चेहरे पर नज़रें जमाए पता नहीं क्या चीज़ पड़ रहा था। वो अपनी उलझन में गिरफ्तार इसकी नज़रें महसूस ही नहीं कर पाई। वापस सोफ़े पर आकर बैठते कुछ चुप चुप सी थी। अपने चेहरे पर गड़ी इसकी निगाहें महसूस करके कुछ सटपटा सी गई। बहुत अच्छे अफसाने होते थे आपकी मम्मी के, मेरे पास इनके सारे अफसानवी मजमूए हैं। अपने तासुरात इससे छुपा लेने की सही करते हुए ज़बरदस्ती मुस्कुराई थी। शुक्रिया, वो गहरी निगाहें इस पर डालते हुए बोला था। मुलाजिम ने आकर खाना लग जाने की इत्तला दी तो वो इसे साथ लिए डाइनिंग रूम में आ गया था। इसका अब यहाँ रुकने को जी नहीं चाह रहा था। अचानक बहुत सारा रोने की ख्वाहिश दिल में मचल रही थी। इसके सामने वाली कुर्सी संभालने के बाद वो प्लेट इसके आगे करता मुख्तलिफ डिशेस पेश कर रहा था। आपकी पसंद नापसंद का तो मुझे पता नहीं था। जो जो चीज़ें मुझे पसंद है वो सब बनवा ली। क्या आज आप मेरी पसंद का खाना खा लें? टेबल पर मौजूद मुख्तलिफ इटालियन डिशेस देखकर इसका दिल भर आया था। क्या दो मुख्तलिफ जगहों के रहने वाले लोगों की पसंद नापसंद यकसां हो सकती है? इटालियन खाने इसके मनपसंद थे। वो जब भी बाहर खाना खाने जाते नेहा की चॉइस इटालियन डिशेस ही होती थी और इन डिशेस के साथ बिरयानी की मौजूदगी की वजह वो हंसते हुए बता रहा था। पाकिस्तानी खानों में मुझे सिंधी बिरयानी बहुत पसंद है। मेरी मम्मी सक्खर की रहने वाली थी, सिंधी स्पीकिंग, और ये बिरयानी बहुत मज़े की बनाती थी। मुझे और डैडी को उनके हाथों की बनी बिरयानी बहुत ही पसंद थी। वो इसके तासुरात से बेनियाज बड़े आराम से खाना खा रहा था। वो इसे इसरार कर कर के मुख्तलिफ डिशेस लेने के लिए कह रहा था। खाने के बाद वापस लाउंज में आते हुए वो आहिस्तगी से बोली थी, मेरा ख्याल है मुझे चलना चाहिए। इतनी जल्दी? अभी तो मैं आपको अपने हाथों की ग्रीन टी पिलवाऊंगा। वो इसे बैठने के लिए कहता फिर खुद भी बैठ गया। चुपचाप सर झुकाए बैठे बैठे अचानक इसे एहसास हुआ कि औजान बिल्कुल खामोश बैठा है। वो इतना चुप क्यों है? नेहा ने सर उठाकर इसकी तरफ देखा तो गहरी नज़रों से इसे ही देख रहा था। इसके देखने पर इसने अपनी नज़रें नहीं हटाई थी। नेहा को इसकी आंखों से खौफ आ रहा था। वो अपनी कोई भी सोच इस पर जाहिर नहीं करना चाहती थी। गड़बड़ाकर इसने अपना सर दोबारा झुका लिया। अभी कितना अरसा और आप पाकिस्तान में रहेंगे? वो ख़ुद को सर्जनिश करते हुए नॉर्मल अंदाज में बोली थी। नेहा, तो मुझसे वो बात पूछो जो पूछना चाहती हो। गहरे गंभीर लहजे में ये जुमला वो उर्दू में बोला था। आम हालात में वो शायद इसके उर्दू बोलने पर हैरान होती, मगर इस वक्त इसकी बात इसे हैरान होने का मौका नहीं दे रही थी। वो बुरी तरह नर्वस हो गई थी। इस तरारी अंदाज में हाथ मसलती कन्फ्यूज सी बैठी थी। वो इस शख्स से अपनी कोई सोच नहीं छुपा सकती थी। इसने खुद से इतराफ़ किया था, मैं शराब नहीं पीता, झूठ नहीं बोलता, अपने अहद की पासदारी करता हूँ, लोगों के साथ लेन देन में ईमानदारी से काम लेता हूँ, किसी को धोखा नहीं देता। अगर मेरी इन तमाम अच्छाइयों के बावजूद तुम मुतमईन नहीं तो तुम्हारी तसल्ली के लिए मैं बता दूं कि हाँ, मैं मुसलमान हूँ। वो इसकी शर्मिंदा सी शक्ल पर नज़रें जमाए बोल रहा था। नेहा पलके झपकाए बिना इस गैर मामूली ज़हीन आदमी को देखे जा रही थी। मेरे डैडी एक लिबरल किस्म के मुसलमान घराने के फ़र्द थे। एक ऐसा घराना जहाँ सबके नाम मुसलमानों वाले होते हैं। किसी भी जगह मज़हब के खाने में अपना मज़हब इस्लाम लिखने की हद तक मुसलमान। क्लास फेलो होने के नाते इब्तदा में दोस्ती, फिर बाद में एक दूसरे से मोहब्बत ने इन्हें शादी के रिश्ते में बांध दिया। डैडी के घर वालों को तो इस रिश्ते पर कोई इतराज़ ना था, मगर मम्मी के घर वालों ने शादी के बाद उनसे कतई ताल्लुक़ कर लिया। डैडी नाम के मुसलमान और मम्मी नाम की हिंदू। मैंने अपने मम्मी डैडी में मिसाली मोहब्बत देखी। मज़हब के मामले में मम्मी डैडी ने मुझे मुकम्मल आज़ादी दी थी। ना डैडी ने कभी मुझ पर कोई दबाव डाला, ना मम्मी ने। सच्ची बात तो ये थी, अपने घर के इस माहौल को देखते हुए मैं मज़हब को ज़्यादा अहम समझता भी नहीं था। न मैंने डैडी को कभी नमाज़ पढ़ते देखा, न मम्मी को पूजा पाठ करते। तालीम मुकम्मल करके मैं अमेरिका से वापस इस्तांबुल आया तो मम्मी मुझे बहुत बदली हुई महसूस हुई। वो बहुत सोशल थी, अदबी हवाले से इनका वसी हल्का था, मगर अब अचानक वो गोशा नशीन हो गई थी। मैंने मम्मी को कई मरतबा रात के वक्त अकेले टेरेस पर बेचैन फिरते देखा। मेरे बहुत पूछने पर वो मुझे कुछ नहीं बताती थी। उनके मिजाज की तब्दीली डैडी के लिए भी बहुत परेशानी का बाइस बन रही थी। वो मम्मी की कैफियत मेरे आने से पहले से बर्दाश्त कर रहे थे। मम्मी इन दिनों काफ़ी वक्त पूजा करते और गीता पढ़ते हुए गुजारने लगी थी।
मेरे माँ बाप खुदा के वजूद से ही मुनकिर थे और अब ये तब्दीली। मैंने डैडी से इस बारे में बात की तो वो कुछ अफसोसदगी से बोले, विमला को इस उम्र में आकर मुझसे शादी के फ़ैसले पर पछतावा होने लगा है। हम में कोई इख्तलाफ, कोई लड़ाई नहीं, फिर भी खुश नहीं। इसे अपने माँ बाप, अपना वतन, अपने लोग, अपने त्यौहार याद आने लगे हैं। डैडी का दुख मैं समझ सकता था। वो मम्मी से बहुत प्यार करते थे, मगर इस मसले का मेरे पास कोई हल नहीं था। ख़ुद मेरे लिए मज़हब बड़ी सानवी सी चीज़ थी। जिस रोज़ मम्मी डैडी कार एक्सीडेंट का शिकार हुए, इस सुबह मेरी मम्मी से बड़ी तफसीली बात हुई थी। वो बड़ी दिनों बाद मुझे उठाने मेरे कमरे में आई थी, मेरे पास बैठकर मेरे बालों में उंगलियां चलाते बिल्कुल पहले की तरह। मुझे उनका ऐसा करना बहुत अच्छा लग रहा था। शुक्र है मम्मी, आपको याद तो आया कि मैं इस घर में आपका एक अकलौता बेटा भी मौजूद हूँ। मैंने अपना सर उनकी गोद में रखते हुए लाड से शिकवा किया था। वो हल्का सा मुस्कुराई। मम्मी, बस आप पहले की तरह एक्टिव हो जाएं। मुझे अपनी राइटर शायरा मम्मी से इश्क है, जिनके फैंस बहुत से लोग हैं। और जान, मेरी जान, मैंने ज़िंदगी में बहुत गलतियाँ की। तुम ऐसा मत करना। मज़हब के बगैर इंसान कुछ नहीं। आज मेरी कोई पहचान नहीं। मुझे ऐसा लगता है मेरा वजूद ज़मीन और आसमान के बीच कहीं मुअल्लिक़ है। मुझे अपने पैरों के नीचे ज़मीन महसूस नहीं होती। मुझे अपने माँ बाप, बहन भाई याद आते हैं। अपने घर के रस्म और रिवाज, छोटी छोटी बातें मैं इन्हें कैसे भूल सकती हूँ। और जान, तुम हम लोगों की तरह खोखली ज़िंदगी मत गुजारना। तुम खुदा को नहीं मानोगे तो वो खुद अपना आप तुमसे तस्लीम करवा लेगा। मगर पछतावों के साथ ही क्यों, अभी से क्यों नहीं। मरने से पहले मेरी मम्मी से आखिरी तवील बात हुई थी। उस रात वो और डैडी किसी दोस्त की अयादत के लिए जा रहे थे कि रास्ते में उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया था। मम्मी तो मौका पर ही दम तोड़ गई। डैडी शदीद ज़ख्मी हो गए। हादसे की इत्तला पाते ही मैं बदहवास होकर अस्पताल भागा। वो शायद मेरे इंतज़ार में आखिरी सांसें ले रहे थे। औजान, तुम किसी मुसलमान लड़की से शादी करना। टूट टूट कर बमुश्किल उनके मुँह से ये अल्फाज निकले थे। मेरे माँ बाप ख़त्म हो गए थे। अपने अपने दिनों में बहुत से पछतावे लिए। इस बात को 5 साल गुजर गए हैं। अभी भी मैं ये दावा तो नहीं करता कि बहुत अच्छा मुसलमान हूँ। हाँ, मैं नमाज़ पढ़ता हूँ, ड्रिंक नहीं करता, झूठ नहीं बोलता, ख़ुद को गुनाहों से बचाने की कोशिश करता हूँ। इस सब में कभी भूल चूक भी हो जाती है, मगर वो फिर भी मुझे माफ़ कर देता है। कभी मुझे रास्ते से भटकने नहीं देता। वो एक गहरी सांस लेकर चुप हो गया था। नेहा यकटक किसे देखे जा रही थी। तुम्हें इसी बात की परेशानी थी ना नेहा? वरना वो इससे झूठ बोल सकती थी और ना ही बोलना चाहती थी। बेसाख्ता अंदाज में इससे गर्दन घुमा दे हिला दी थी। मैंने तुमसे अपने बारे में कुछ नहीं छुपाया। यही हूँ मैं, अच्छा या बुरा, अपना माजी और हाल सब मैंने तुम्हें बता दिया। वो इसकी आंखों में झांकता बोल रहा था, आप बहुत अच्छे हैं औजान, दूसरों से बिल्कुल मुख्तलिफ। वो ख़ुद को इसकी तारीफ़ करने से नहीं रोक पाई। अच्छा तो खैर मैं नहीं हूँ, तुम्हें लग रहा हूँ तो दूसरी बात है। वो संजीदगी छोड़ छाड़ एकदम शरारत पर आमादा नज़र आया था। वो इसकी बात पर एकदम झींप गई थी। मैं तुम्हें अच्छा लगता हूँ ना? वो इसी शरारती मुस्कुराहट के साथ सवालिया अंदाज में बोला था। बहुत देर हो गई, सोबिया आंटी आई हुई होंगी। वो एकदम बौखला कर उठ गई। इसके अंदाज पर वो मुस्कुरा दिया। बैठो, ग्रीन टी तो रह ही गई। मुस्कुराहट लबों पर रोकता हुआ बोला था। अपना शर्माना और नर्वस होना इसे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था, मगर वो ख़ुद को इस पल कंपोज नहीं कर पा रही थी। इसे खुद ही शायद इसकी हालत पर रहम आ गया, इसलिए मज़ीद इसरार नहीं किया। इसे गेट पर खुदाफिज कहने आया था। इसे गाड़ी स्टार्ट करता देखकर अफसरदगी से बोला था, जिस रोज़ तुम गाड़ी को स्टार्ट सही तरह करोगी ना, मेरी तरफ से ट्रीट होगी। मगर लगता है इस ट्रीट का मौका कभी आएगा नहीं। हंसते हुए इसने गाड़ी आगे बढ़ा दी। रात को अपने कमरे में बेड पर नीम दराज टीवी देख रहा था जब फ़ोन की बेल बजी। रिसीवर उठाते ही नेहा की आवाज़ कानों से टकराई। औजान, आप मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। वो इसकी बात पे मुस्कुरा दिया। सबसे अच्छा नहीं? सवालिया अंदाज में पूछा गया। नहीं, सबसे अच्छे तो मुझे बाबा लगते हैं। इन जितना अच्छा तो कोई और लग ही नहीं सकता। वो साफ गोई से बोली थी। चलो बाबा से कम ही सही, यानी अच्छा लगने लगा हूँ। मेरा दूसरा नंबर है। वो खुलकर मुस्कुराया था। हाँ, वो बड़े मुतमईन अंदाज में बोली थी। और तुमने अपने बारे में मुझसे नहीं पूछा कि तुम मुझे सबसे ज़्यादा अच्छी लगती हो या नहीं? वो शौक़ सी मुस्कुराहट चेहरे पर लिए पूछ रहा था। आप खुद ही बता दें। फ़ोन पर बड़ी बहादुर बनी बातें कर रही थी। शायद इसके मुंह पर वो ये बातें कभी भी ना कह पाती। मैंने किताबों और कहानियों में मोहब्बत का बहुत जिक्र सुना था, मगर ये दर हकीकत कैसी होती है मुझे तुमसे मिलकर पता चला। मैंने दुआ की, खुदाया इस मोहब्बत को मेरा नसीब कर दे, इस बहुत प्यारे इंसान को मेरी ज़िंदगी में शामिल कर दे। इस रात इसने बहुत शिद्दत से अपने रब से दुआ की थी। सुबह वो वॉक के लिए निकल ही रही थी कि बाबा का फ़ोन आ गया। वो इसे अपनी वापसी की इत्तला दे रहे थे। बाबा से बात करके वो खुशी से बाहर निकल आई।
कुछ ही देर में वो भी आता नज़र आ गया था। आज इसे वेल से भी डर नहीं लगा था। इसके साथ चलते हुए इसने बाबा की वापसी का बताया तो वह एकदम चौंक गया। यानी तुम जाने वाली हो? हाँ, बस कल का दिन, और मैं यहाँ हूँ। परसों शाम के वक्त बाबा पहुँचेंगे। मैं कोशिश करूँगी कि सुबह या दोपहर की फ़्लाइट से कराची पहुँच जाऊँ। घर भी इतने दिनों से बंद पड़ा है, सफाई वगैरह करनी होगी, फिर बाबा के लिए अपने हाथों से खाना पकाऊंगी। ओफ, मुझे इतनी एक्साइटमेंट हो रही है। कितने दिनों बाद मैं बाबा से मिलूंगी। वो इसका खुशी से झिलमिलाता चेहरा देखकर खामोश हो गया था। क्या हुआ, आप चुप क्यों हो गए? इसे अचानक ध्यान आया था। क्या तुम्हारे जाने का सुनकर मुझे शादियाने बजाने चाहिए? और तुम्हारी बेवफाई तो मुझे अभी से साफ नज़र आ रही है। इतना खुश तो मैंने तुम्हें इतने दिनों में कभी नहीं देखा। क्या मुझे अपने बाबा से मिलने पर खुश नहीं होना चाहिए? वो हैरान हुई थी। ठीक है, तुम्हें बहुत खुश होना चाहिए, लेकिन जो शख्स बाबा से ज़रा कम सही तुम्हें बहुत अच्छा लगता है, इससे दूर जाने पर हल्का सा भी अफसोस नहीं? रूठे लहजे में शिकवा कर रहा था। इसकी बात सुनकर बेख्तियार मुस्कुरा दी। मुझे तो कोई अफसोस नहीं हो रहा, लेकिन चलें, आपका दिल रखने के लिए मैं अफसरदा शक्ल बनाने के लिए तैयार हूँ। वो इसे चिढ़ा रही थी। सुनो, मैं तुम्हारे बाबा से मिलना चाहता हूँ। उनके आते ही फ़ौरन, अब बाबा से मिलेंगे? वो कुछ सोचते हुए बोली। हाँ, और अब अहमकों की तरह ये मत पूछना कि क्यों। वो चिढ़ कर बोला था। क्यों? वो ख़ुद को बोलने से रोक नहीं पाई। नेहा, इसने दांत पीसते थे। अभी हम सड़क पर ना होते तो मैं तुम्हें इस क्यों का अच्छी तरह जवाब देता। वो जल कर बोला। मेरे बाबा बहुत रोशन ख्याल है, लेकिन फिर भी आपका डायरेक्ट उनसे मिलना ठीक नहीं। मैंने ज़िंदगी भर बाबा से कभी कोई बात नहीं छुपाई, अभी भी नहीं छुपाऊंगी। पहले मैं उनसे बात तो कर लूँ, फिर आपको बताऊंगी। वो एकदम संजीदा सी हो गई थी। कितने बुरे वक्त पर तुमने वापसी का प्रोग्राम बनाया। आज ऑफिस में इतनी इम्पोर्टेंट मीटिंग है कि छुट्टी भी नहीं कर सकता। अच्छा देखो, कल कहीं जाने का प्रोग्राम मत रखना। कल हम बहुत सारा वक्त साथ गुजारेंगे। फिर पता नहीं कितने दिनों बाद मिलना हो। वो बहुत उदास लग रहा था। वापस घर आई तो इसे महसूस हुआ कि जिस उदासी ने उसे अपनी लपेट में लिया था, वही इसे भी अपनी लपेट में लेने लगी है। रात में इसका फ़ोन आया था। तुम कल सुबह 9 बजे तक आ सकती हो? सलाम दुआ के बाद वो फ़ौरन बोला, ठीक है, आ जाऊंगी। फ़ौरन मान गई थी। सोबिया आंटी के इल्म में लाए बगैर इससे मिलने जाना नेहा को अच्छा नहीं लग रहा था। वॉक करने वाली बात इन्हें पता थी, मगर ये कि वो इसके घर भी चली जाती है, इन्हें यकीनन मालूम नहीं था। मगर बहुत बेतकल्लुफ़ी के बावजूद वो इस बारे में इन्हें कुछ बता नहीं पा रही थी। हर बार एक झिझक आड़े आ जाती थी। जब मैं सोबिया आंटी को नहीं बता पा रही तो बाबा से कैसे बात करूंगी? बाबा से तो बहुत ज़्यादा दोस्ती के बावजूद ये बात करना इसे बहुत मुश्किल लग रहा था। अभी से वो इस वक्त के लिए ख़ुद को तैयार कर रही थी। जाने से पहले आज वो इससे आखिरी मर्तबा मिलने जा रही थी, इसीलिए इसका खूब अच्छी तरह तैयार होने का दिल चाह रहा था। अपना ब्लैक और रेड चुनरी का सूट पहनकर हल्की फुल्की ज्वेलरी और मेकअप के बाद इसने अपने कमर तक आते सिल्की बालों को खुला छोड़ दिया था। 9 बजने से थोड़ी देर पहले इसका फ़ोन आ गया था। तुम निकलना मत, मैं तुम्हें घर पर लेने आ रहा हूँ। ठीक 9 बजे वो इसे लेने पहुँच चुका था। इसे तौसीफ़ी नज़रों से देखते हुए इसने गाड़ी स्टार्ट कर दी थी। इसे घर के बजाय कहीं और जाता देखकर हैरानी से बोली थी, हम कहाँ जा रहे हैं? एक जगह है मेरी बहुत पसंदीदा, बस आज हम वहाँ जाएंगे। वो मुतमईन अंदाज में बोला था। वो एकदम कुछ बेचैन सी हो गई। औज़ान एक नज़र इस पर डालकर दोबारा विंडो स्क्रीन पर नज़रें जमा कर बोला, तुम्हें मुझ पर एतबार है? वो इसके फेस रीडिंग पर अब हैरान नहीं होती थी, इसीलिए बजाय हैरान होने के जवाब में हाँ बोली थी। एतबार तो है, लेकिन वो इसकी बात काट कर डपटने वाले अंदाज में बोला, जब एतबार है तो फिर लेकिन का कोई सवाल नहीं। तुम्हें मुझ पर यकीन रखना चाहिए। 2-2.5 घंटे में हम वापस भी आ जाएंगे। देखो, इन खूबसूरत लम्हात को इस फजूल बहस में बर्बाद मत करो। वो टोकने वाले अंदाज में बोला था। मैं चाहता हूँ कि तुम्हारे जाने के बाद मेरे पास तुम्हारे हवाले से बहुत सी यादें और बातें हों। वो बड़ी संजीदगी से बोला था। खामोशी से ड्राइव करता ना वो मज़ीद कुछ बोला, ना ही नेहा। दोनों खामोश रहकर शायद एक दूसरे के होने को पूरी शिद्दतों से महसूस करना चाहते थे। तकरीबन 1 घंटा की ड्राइव के बाद इसने गाड़ी सड़क के किनारे रोकी थी। इसे उतरने का कहते हुए वो पिछली तरफ का दरवाज़ा खोलकर कुछ निकालने लगा था। वो भी इसके पास आकर खड़ी हो गई थी। इसके हाथ में बड़े से साइज़ की पिकनिक बास्केट देखकर वो मुस्कुरा दी थी। अच्छा, तो हम लोग यहाँ पिकनिक मनाने आए हैं? वो मुस्कुरा दिया था। डिजिटल कैमरा इसे थमाकर गाड़ी लॉक करता आगे बढ़ा था। चढ़ाई चढ़ जाओगी? वो सामने मौजूद चढ़ाई देखता हुआ इससे बोला। ऊंचा नीचा काफ़ी नाहमवार रास्ता था। कोशिश करती हूँ।
वो संभल कर आगे बढ़ी। 2-4 कदम चढ़कर ही इसे अंदाज़ा हो गया कि ये तो इसकी बस की बात नहीं। वो इससे चंद कदम आगे चल रहा था। इसने मुड़कर नेहा की परेशान सी शक्ल देखी, बेख्तियार हंस पड़ा था। चढ़ा नहीं जा रहा तो बोल क्यों नहीं रही? वो महारत से कदम आगे पीछे हटाता इसके पास आ गया था। इसका हाथ थाम कर दोबारा इसी रफ्तार से चलने लगा। तुम इस वक्त क्या सोच रही हो? मैं सोच रही हूँ कि ये रास्ता कब ख़त्म होगा, संजीदगी से बोली थी। क्या? वो गला फाड़ कर चिल्लाया था। कैसी लड़की से वास्ता पड़ा है? मैं सोच रहा था कि तुम कहोगी मैं सोच रही हूँ कि काश ये रास्ता कभी ख़त्म ना हो, हम इसी तरह एक दूसरे का हाथ थामे साथ साथ चलते रहें। ओफ, कितनी बोर लड़की हो तुम, वो मायूसी से बोला था। अल्लाह न करे जो मेरा दिमाग इतना ख़राब होता कि मैं इतनी ख़तरनाक बातें सोचती। खुदा ना करे कि मैं हमेशा इस पहाड़ी रास्तों पर चलती रहूं। वो अपने लबों पर आती मुस्कुराहट इससे छुपाती हुई संजीदगी से बोली थी। अच्छा, आप क्या सोच रहे थे? सवालिया अंदाज में बोली। हाँ, मैं ये सोच रहा था कि अभी अगर मैं तुम्हारा हाथ छोड़ दूँ तो क्या होगा। वो इसकी मुस्कुराहट देख चुका था तो वो जल कर बोला था। सोच क्यों रहे हैं, छोड़ दें, मुतमईन अंदाज में बोली थी। छोड़ दूँ? इसने तस्दीक चाही थी। ज़रा एक नज़र मुड़कर देख लो कि हम कितना ऊपर आ चुके हैं। मेरी राय क्यों मांग रहे हैं? आपका जो दिल चाह रहा है वो करें। वो इसी पुरसकून अंदाज में बोली थी। इसने एकदम इसका हाथ छोड़ दिया था। वो जो बड़े मुतमईन अंदाज में चलती इसे मुसलसल चिढ़ा रही थी, बेख्तियार चीखी थी। इसने फ़ौरन इसका हाथ दोबारा थाम लिया। इसकी नाराज़ शक्ल देखकर वो हंस रहा था, जबकि वो शदीद गुस्से के आलम में सर झुकाए चल रही थी। ऊपर पहुंचते ही इसने फ़ौरन अपना हाथ छुड़वा लिया था। अभी और कितना चलना है? वो नाराज़ी से पूछ रही थी। बस ये 5-10 मिनट के फासले पर। जगह तो ये भी बुरी नहीं, मगर वो जगह यहाँ से भी ज़्यादा अच्छी है, वो इत्मीनान दिलाने वाले अंदाज में बोला था। अचानक वो अपना गुस्सा भूल भाल कर इस जगह की खूबसूरती में खो गई। सनोबर और देवदार के दरख्तों में घिरी वो जगह कितनी हसीन थी। वहाँ कितना सुकून था। वहाँ दूर दूर तक सिवाय सब्ज़े के कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था। मैं अक्सर वीकेंड्स मरी, एबटाबाद, नथिया गली या भोरबंद में गुजारता हूँ। ऐसी एक बार इत्तफाकन ये जगह मुझसे यूँ दरियाफ्त हो गई कि मेरी गाड़ी यहाँ ख़राब हो गई थी। तुमने महसूस किया नेहा कि यहाँ कुदरती हुस्न के साथ साथ कितना सुकून है। कोई शोर शराबा नहीं। जब कभी मुझे सुकून की तलाश होती है मैं यहाँ आ जाता हूँ। मखमली घास पर नंगे पांव चलने की ख्वाहिश पैदा हुई तो वो झुककर सैंडल्स उतारने लगी। बास्केट एक तरफ रखता हुआ फूलों की मुख्तलिफ जावियों से तस्वीर लेने लगा था। चलो एक तस्वीर तुम्हारी भी इस फूले मुँह के साथ लूँ। जी नहीं शुक्रिया, मुझे तस्वीरें खिंचवाने का कोई शौक़ नहीं, मुँह बनाकर बोली थी, मगर वो फिर भी तस्वीर खींच चुका था। दूसरी तस्वीर लेने लगा तो इसने मुँह पर हाथ रख लिया था। अब तुम ये नखरे मत दिखाओ। वो इसका मुँह दूसरी तरफ कर लेने पर कहकहा लगाकर हंस पड़ा था। वैसे मैंने सिर्फ हाथ छोड़ा था, गिरने तो नहीं दिया था। छोड़ा तो था, वो गुस्से से बोली थी। हाँ छोड़ा तो था। चलो भाई मेरी गलती है, मैं एक्सक्यूज़ कर रहा हूँ। वो बड़े आराम से हथियार डाल गया था। अब तुम यहाँ दरख्त के पास जाकर खड़ी हो, बहुत खूबसूरत तस्वीर आएगी। अब तस्वीरें खींचने के बाद ये सब मुझे दे देंगे? वो दरख्त के पास जाते हुए बोली थी। नहीं, बड़ा साफ इनकार था। क्यों? आप तो आते रहते हैं। और खींच लीजिएगा, मुझे दे दें, मैं इसकी एक कॉपी तुम्हें भेज दूंगा। वो इत्मीनान दिलाते हुए बोला था। वो बास्केट में सैंडविचेस, केक, फ्रूट्स, कोल्ड ड्रिंक्स, ब्रोस्ट, चॉकलेट्स वगैरह भर कर लाया था। साथ बैठकर खाते पीते ढेर सारी तस्वीरें खींचते वक्त गुजरने का पता ही नहीं चला। एक दूसरे से छोटी छोटी बेशुमार बातें की गईं। वो इसे अपने घर बाबा की बातें बताती रही थी और जान इसे अपने बचपन के मुख्तलिफ वाक़यात सुनाता रहा था। पिकनिक इन दोनों के लिए यादगार थी। वापस आते वक्त वो इसका हाथ पकड़कर उतरी थी। गाड़ी में बैठते हुए वो इससे बोला, सुनो, हम यहाँ जल्द ही दोबारा आएंगे इंशाल्लाह। इसने दिल ही दिल में कहा था। हम लोग हर वीकेंड यहाँ ही गुजारा करेंगे। ड्राइव करते हुए वो मुस्तकबिल के हसीन ख्वाब बुन रहा था। वो इसके हर ख्वाब के सच्चा होने की दुआ कर रही थी कि ये ख्वाब इन दोनों के थे। इसके घर के सामने गाड़ी रोकते हुए संजीदगी से बोला, कल सुबह तुम चली जाओगी, फिर मैं कल से ही तुम्हारा इंतज़ार शुरू कर दूँगा। फिर इसने एक पल के लिए इसके हाथों पर अपने हाथ रखे थे और फ़ौरन ही हटा भी लिए। खुदा हाफिज़। वो अंदर दाखिल हो जाने के बाद भी इसे मोड़ मोड़ कर देखती रही थी। बाबा, मैंने आपको कितना मिस किया है, आप अंदाज़ा नहीं कर सकते। डाइनिंग टेबल पर बाबा के साथ बैठी वो अपनी बेताबियों की दास्तान सुना रही थी। लग तो नहीं रहा कि मुझे मिस किया था, मिस नेहा तारिक। ये खुल्लम खुल्ला एतराफ़ तो है। ये खिला खिला चेहरा तो ये बता रहा है कि खूब सैर व तफरीह की गई है।
और बेचारे गरीब बाबा शायद एक आध मरतबा इत्तफाकन याद आ गए होंगे। वो इसे छेड़ते हुए कह रहे थे, बाबा। नाराज़गी से कहती वो रूठ गई थी, आप मेरी मोहब्बत पर शक कर रहे हैं। अच्छा भाई, मेरी तौबा, लेकिन फिर भी कोई बात तो है कि मेरी बेटी की आंखों की चमक बता रही है, इसे कोई बहुत बड़ी खुशी मिली है। प्यार भरी निगाहें उसके चेहरे पर टिकाए हुए बोले। वो एकदम सटपटा गई। बाबा से कुछ छुपाना या झूठ बोलना कितना मुश्किल काम था। बेसाख्ता सर झुकाकर अपनी प्लेट में चावल डालने लगी थी। क्या क्या लाए हैं? तुमने जो जो कहा था वो सब लाए हैं। खाने के बाद आराम से देख लेना, मेहरू की चीज़ें अलग कर देना, कोई आता जाता हुआ तो भिजवा देंगे। रात को सोने से पहले इसने अपनी ईमेल चेक की तो इसकी मेल मौजूद थी। मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ। सिर्फ एक मुख्तसर बात और अपनी और इसकी फूलों के दरमियान खींची गई तस्वीर इसने साथ ही भेजी थी। कितनी देर तक इस तस्वीर को देखती रही। छा जाने वाली शख्सियत के साथ चेहरे पर खूबसूरती लिए वो इसके बराबर में खड़ा कितना खुश लग रहा था। वो रात भर ख़ुद को बाबा से बात करने के लिए तैयार करती रही। इसे अंदाज़ा था कि बाबा को शायद थोड़ा बहुत एतराज़ होगा इसके फॉरनर होने पर। सुबह वो बाबा के साथ ही वॉक करने पार्क आ गई थी। आज मैं भी आपके साथ वॉक करूंगी, वो इनकी हैरत के जवाब में इत्मीनान से बोली थी। इसे ऐसा लगा था कि वही बात बाबा की आंखों में आंखें डालकर कभी भी नहीं कह सकती। साथ साथ टहलते हुए शायद वो बात कर जाए। इसे अपने किसी अमल या बात पर कोई शर्मिंदगी नहीं थी, फिर भी वो झिझक रही थी। मुझे आपसे एक ज़रूरी बात करनी है, घास पर नज़रें जमाए आहिस्तगी से बोली थी। बोलो। वो बड़े आराम से हैरान हुए बगैर बोले थे। अपनी इस लाडली बेटी की आंखों का कोई तासुर ऐसा नहीं था जो वो पढ़ ना पाते हों। वो कल से अंदाज़ा लगाए बैठे थे कि वो इनसे कुछ कहना चाह रही है, ऐसी बात जो वो कहना भी चाह रही है और हिचकिचा भी रही है। वो इसे आराम से बात करने का मौका देने की खातिर इस पर नज़र डाले बगैर इधर उधर देखते हुए चल रहे थे। बाबा, मैंने आपसे कभी झूठ नहीं बोला, कभी कोई बात नहीं छुपाई, इसीलिए आपसे बढ़कर मेरा कोई राजदार है भी नहीं। आपने तो मुझसे चंद महीने पहले पूछा था कि मुझे कोई पसंद तो नहीं, और मैंने कहा कि नहीं, मगर अब ऐसा नहीं है बाबा। वो बहुत आहिस्ता आवाज़ में बोल रही थी। वो अब भी हैरान नहीं हुए थे, इन्हें बात की नोयत का अंदाज़ा पहले ही था। वो तवक्को कर रही थी कि इसके चुप होने पर वो कुछ कहेंगे या कुछ पूछेंगे, मगर वो इसकी तरफ देखे बगैर खामोशी से चलते रहे। बाबा मुझसे कुछ पूछेंगे नहीं? कुछ घबरा कर उनकी तरफ देखने लगी थी। कौन है वो? वो अब भी इस पर नज़रें डाले बगैर मुतमईन अंदाज में बोले थे। उसका नाम यूसुफ, औजान यूसुफ है। तुर्की का रहने वाला है। अमेरिका से इकनॉमिक्स और बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में डिग्री लेकर आया है। मल्टीनेशनल फर्म में मार्केटिंग डायरेक्टर है। वो रवानी से सब कुछ बताती चली गई। वो एकदम चलते चलते रुक गए थे। अब वो बराह रास्त इसकी तरफ देख रहे थे। वो इनके तासुरात देखे बगैर सर झुकाकर मज़ीद बोली, बाबा वो बहुत अच्छा है, बिल्कुल आपकी तरह। इसने अपने बारे में कोई बात भी मुझसे नहीं छुपाई। आप इससे मिलेंगे तो आपको यकीन आ जाएगा कि मैंने इसके बारे में जो कुछ कहा वो इससे भी बढ़कर अच्छा है। वो चाहता तो मुझसे बात छुपा सकता था कि इसकी मम्मी हिंदू और डैडी मुसलमान घराने में पैदा होने के बावजूद किसी मज़हब को नहीं मानते थे, मगर इसने मुझे सब कुछ बता दिया। मुझे यकीन है कि मैं इसके साथ खुश रह सकती हूँ। वो आपसे मिलना चाहता है बाबा। आखिरी बात बोलते हुए थोड़ा सा हिचकिचाई थी। सर झुकाते हुए वो इनकी तरफ से किसी किस्म के सवाल जवाब की मुंतज़िर थी। वो इसके बारे में मज़ीद कुछ पूछेंगे, अपने ख़दशात ज़ाहिर करेंगे या मिलने की हामी भरेंगे, मगर वो कुछ भी नहीं बोले। वो इनकी खामोशी से उलझ गई थी। चलो नेहा, घर चलते हैं। कितनी देर बाद वो बोले भी तो क्या बोले थे। इसने डरते डरते सर उठाकर बाबा की तरफ देखा तो उनके चेहरे पर ना गुस्सा था, ना नाराज़ी, ना खुशी थी, ना उलझन। बहुत बेतासुर सा चेहरा था। इसने तो बाबा का रवैया कभी भी नहीं देखा था। वो कुछ तो कहते, कुछ भी, मगर इस तरह खामोश तो न रहते। इसका दिल अनजाने वसवसों के हिसार में आ चुका था। घर आकर मामूल के अंदाज में नाश्ता करके वो ऑफिस चले गए थे। वो सारा दिन उलझती रही, ख़ुद को आने वाले वक्त के लिए तैयार करती रही। इसे यकीन था कि बाबा इस बारे में बात तो ज़रूर करेंगे। वो इनके हर खदशे का जवाब तलाश करती रही। ऑफिस से आकर भी उन्होंने इससे इस बारे में कुछ नहीं कहा। बस ये था कि रोज़ाना के बरखिलाफ़ वो इसके साथ हंसी मजाक नहीं कर रहे थे। रोज़ाना रात में सोने से पहले वो इस पर दम करने आते थे। इसका माथा चूम कर शब्बा खैर कहना और लाइट ऑफ करके नाइट बल्ब जलाना उनका बरसों का मामूल था। आज भी वो इसके कमरे में आए थे। तकिया से टेक लगाई बैठी थी। उस पर दम करने के बाद जाने के बजाय वो सामने रखी कुर्सी पर बैठ गए। उसने बेख्तियार चौंक कर उनकी तरफ देखा था। तुम्हें मुझ पर कितना यकीन है नेहा? वो बड़ी संजीदगी से पूछ रहे थे।
खुद से भी बढ़कर, सारी दुनिया में सबसे ज़्यादा। वो एक लम्हे का तवक्कुफ़ किए बगैर फ़ौरन बोली थी, मगर लहजा सहमा हुआ। तुम्हें क्या लगता है, तुम्हारी ज़िंदगी के बारे में जो फ़ैसला मैं करूँगा वो ज़्यादा बेहतर होगा या जो तुम करोगी? उसका दिल अंदर ही अंदर डूबने लगा। बाबा ने इस तरह तो कभी भी बात नहीं की। उनकी हर बात दोस्ताना अंदाज में ही होती थी। बाबा आप कैसी बातें कर रहे हैं? वो घबरा कर बोली थी। नेहा मेरी बात का जवाब दो। वो इसकी बात नज़रअंदाज करके सर्द लहजे में बोले थे। जो फ़ैसला आप करेंगे वो उनके लहजे से डर कर फ़ौरन बोली थी। तुम अपनी ज़िंदगी का फ़ैसला खुद करना बेहतर समझती हो तो मुझे कोई एतराज़ नहीं। अगर फ़ैसले का अख्तियार मुझे देती हो तो मेरी तरफ से तो इनकार है। एक ऐसा शख्स जिसका हमारे नेचर और ज़ुबान से दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं, मेरा इंतखाब नहीं हो सकता। शादी कोई बच्चों का तो खेल नहीं। ऐसे किसी का अच्छा लग जाना दूसरी बात, कि ज़िंदगी साथ निभाना ये दूसरी बात है। शादी दो ख़ानदानों का मेल होता है, इसमें सिर्फ मोहब्बत काफ़ी नहीं होती, और भी बहुत सी बातें देखनी पड़ती हैं। आज से 20-30 साल बाद जब तुम मेरी इन बातों को दोहराओगी तो तुम्हें लगेगा कि बाबा की हर बात सही थी। इसकी आंखों में देखने से वो गुरेज कर रहे थे जिनसे हम बहुत प्यार करते हों। उनकी आंखों में आंसू देखना दुनिया के सबसे मुश्किल काम होता है। वो अपनी बात मुकम्मल करके रुके नहीं थे, बगैर इसकी तरफ देखे तेज़ी से बाहर निकल गए। वो दिल पर हाथ रखे साकित बैठी थी। आंसू एक तवातुर से बहते चले जा रहे थे। मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ। उसकी आवाज़ें समातों से टकरा रही थी। वो रात कितनी तवील थी, ऐसा लगता था इस शब की सहर कभी नहीं होगी। इस वक्त यूँ लगता है अब कुछ भी नहीं है। महताब ना सूरज, ना अंधेरा न सवेरा, आँखों के दरीचों पे किसी हुस्न की चिलमन, और दिल की पनाहों में किसी दर्द का डेरा। मुमकिन है कोई वहम था, मुमकिन है सुना हो, गलियों में किसी चाप का एक आखिरी फेरा। शाखों में ख्यालों के घने पेड़ की शायद, अब आके करेगा न कोई ख्वाब बसेरा। फजर की अजान सुनकर वो एकदम बिस्तर से उठ बैठी थी। नहीं, मैं यूँ बिखर गई तो बाबा का क्या होगा? वो क्या सोचेंगे कि नेहा की मुझसे मोहब्बत इतनी कमज़ोर और बोदी थी, ज़रा सी आजमाइश भी ना सह पाई। सुबह बाबा का सामना करना इसे दुनिया का सबसे मुश्किल काम लग रहा था। वो जानती थी कि बाबा इससे कितनी शदीद मोहब्बत करते हैं। इसकी रोई हुई आंखें इन्हें डिस्टर्ब कर देंगी। गुड मॉर्निंग बाबा। टेबल पर नाश्ता लगाते हुए वो नॉर्मल अंदाज में बोली थी। गुड मॉर्निंग बेटा। वो एक गहरी नज़र इस पर डालकर कुर्सी पर बैठ गए थे। आज अब थोड़ा जल्दी आ सकते हैं? चाय का कप उनके आगे रखते हुए इसने पूछा था। फिर उनकी सवालिया नज़रें देखते हुए खुद ही कहने लगी, कल से मेरा इंस्टीट्यूट खुल जाएगा तो मैं बिज़ी हो जाऊंगी। किचन का कुछ सामान लेना है। ठीक है, आ जाऊंगा। वो अखबार पर नज़रें दौड़ाते हुए बोले। जब तक बाबा घर पर रहे थे वो ख़ुद को नॉर्मल पोज करती रही। उनके ऑफिस जाती फिर से बेहिम्मत होकर रो पड़ी थी। ख़ुद को संभालना और नए सिरे से जोड़ना उसके लिए बहुत मुश्किल काम था, मगर ये मुश्किल काम इसे अपने बाबा के लिए करना था। वो इन्हें कोई भी दुख देना नहीं चाहती थी। बाबा, जो आपका फ़ैसला वही मेरा भी है। क्या आपको दुख देकर मैं खुश रह सकती हूँ? आपको दुख पहुँचाने का तो मैं तसव्वुर भी नहीं कर सकती। वो बाबा की और अपनी तस्वीर हाथों में लिए बैठी थी, इसकी सालगिरह के दिन की तस्वीर। या अल्लाह मुझे हिम्मत दे, मैं बाबा का मान कभी ना तोड़ूं, कभी इनका दिल ना दुखाऊं। जो कुछ बाबा चाहते हैं मैं वो करूं। वो घुटनों में सर दिए रोए चली जा रही थी। अगर बात एक दूसरे को समझाने और कायल करने की होती तो वो बाबा से बहुत कुछ कह सकती थी, मगर उन्होंने ऐसी कोई गुंजाइश छोड़ी ही नहीं थी। उन्होंने ज़िंदगी में पहली बार अपना बाप होने का हक़ इस्तेमाल किया था। क्या वो इतनी खुदगर्ज बन जाती कि अपनी खुशी की खातिर उनका दिल तोड़ देती? और क्या इसकी खुशियाँ बाबा की खुशियों से अलग थीं? मुझे माफ़ कर देना ओज़ान, प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। बात इंतखाब की आ गई थी। मुझे तुम में और बाबा में से किसी एक को चुनना था, और मैंने वही फ़ैसला किया जो एक बेटी को करना चाहिए था। तुम्हें मैं कभी नहीं भूल सकती। इस दिल से तुम्हारी यादें मिटा देना नामुमकिन है। तुम हमेशा मेरे दिल में रहोगे। तुम्हारी जगह कोई नहीं ले सकता। शहरी दिल के दरवाजे अब कभी किसी के लिए नहीं खुलेंगे। मैंने ज़िंदगी में जिन दो लोगों को शिद्दत से चाहा, वो दोनों मुझे बैक वक्त नहीं मिल सकते थे, और मैं तकदीर से लड़ नहीं सकती। वो इस प्यारे इंसान को दुख देने जा रही थी, और ऐसा करते हुए ख़ुद इसका अपना दिल खून के आंसू रो रहा था। ओज़ान, जो ख्वाब हमने देखे थे शायद उनकी ताबीर पाना हमारे मुकद्दर में नहीं। बाबा ने अपना फ़ैसला सुना दिया, और मैं उनसे इख्तलाफ करने का कभी सोच भी नहीं सकती। मुझे माफ़ कर दें, मगर मुझ में आपकी मम्मी की तरह अपनों को छोड़ने का हौसला नहीं। प्लीज़ इस सिलसिले में मुझसे मज़ीद कोई बात मत कीजिएगा। मैं कमज़ोर नहीं पड़ना चाहती।
آج اگر میں نے بابا کا مان نہیں رکھا تو ساری عمر خود کو معاف نہیں کر پاؤں گی۔ آپ کا بابا سے ملنا بیکار ہے۔ وہ ایک بار کسی بات کے لیے منع کر دیں تو ان کی نا کو ہاں میں بدلنا ناممکن ہے۔ اب وہ کبھی بھی نہیں مانیں گے۔ مجھے معاف کر دیں، میں اپنا وعدہ نہیں نبھا پائی۔ میں اپنے تمام وعدے اور سارے عہد توڑ رہی ہوں۔ آنسوؤں کی جھڑی لگی ہوئی تھی، بہت مشکلوں سے وہ یہ الفاظ لکھ پائی تھی۔ کتنی مشکلوں سے اس نے خود یہ سب لکھنے پر آمادہ کیا تھا۔ ای میل بھیجتے ہوئے کتنی بار اس کے ہاتھ کانپے تھے۔ یہ سب پڑھ کر اس پر کیا گزرے گی؟ وہ تو ایسے کسی جواب کی توقع بھی نہیں کر پا رہا تھا۔ اسے تو اس بات کا انتظار ہوگا کہ وہ اسے بابا سے ملنے کے لیے بلائے گی۔ ساری رات وہ بے چین رہی تھی۔ صبح وہ انسٹیٹیوٹ جانے کے لیے تیار ہو گئی تھی۔ بابا نے ہی اسے چھوڑا تھا۔ خود کو معمولاتی زندگی میں الجھا لینے کے باوجود دل کا ایک گوشہ مسلسل بین کر رہا تھا۔ اپنے ہی اندر سے ماتم کرنے اور رونے کی آوازیں سنائی دے رہی تھیں۔ رات میں بابا اسے کھانا کھلانے باہر لے گئے، اس کا من پسند اٹالین ڈنر۔ آپ کی پسند ناپسند کا تو مجھے پتہ نہیں تھا، بس جو چیزیں مجھے پسند ہیں وہ سب بنوا لیں۔ کیا آج آپ میری پسند کا کھانا کھائیں؟ کیا ہوا؟ کیا سوچنے لگیں؟ بابا کی آواز اسے کسی یاد سے واپس کھینچ لائی۔ کچھ نہیں، بس ویسے ہی مجھے مہرو آپی کا خیال آ رہا تھا۔ اب کی بار انہیں کراچی کا چکر لگائے تقریباً سال ہونے والا ہے۔ حلق میں آنسوؤں کا پھندا لگ رہا تھا۔ جلدی سے پانی کا گلاس بھر کر پورا گلاس پی گئی۔ تو تم ملاؤ۔ بابا نے ایک نظر اس پر ڈال کر نوالا منہ میں ڈالا تھا۔ نہیں، میری کلاسز مس ہو جائیں گی، نفی میں سر ہلاتے بولی تھی۔ بابا، اس کے بعد ہم آئس کریم کھائیں گے اور گھر جا کر کوئی زبردست سی مووی دیکھیں گے۔ وہ پاستا پلیٹ میں ڈالتے پروگرام ترتیب دے رہی تھی۔ ہاں، پھر جب اس میں کوئی قتل وتل ہوتا ہوا دیکھ لو گی تو معصوم شکل بنا کر بابا آج میں آپ کے پاس سوؤں گی یہ کہو گی۔ وہ اس کا مذاق اڑا رہے تھے۔ صرف 2 مرتبہ ایسا کیا میں نے، اور آپ جتاتے کتنا ہے نا اس بات کو، روٹھے لہجے میں بولی تھی۔ پھر کھانے کے بعد آئس کریم بھی کھائی اور گھر آ کر مووی بھی دیکھی۔ کمرے میں آتے ہی اس کے چہرے کی مسکراہٹ رخصت ہو چکی تھی۔ بابا مجھے معاف کر دیں، میں آپ کو دھوکہ نہیں دے رہی، لیکن اپنے دل کو سمجھانا میرے بس میں نہیں۔ کمرے سے باہر بہادری سے ہنستی نیہا طارق اب بے آواز تکیے میں منہ دیے سسک رہی تھی۔ آج کل بابا اسے روز کہیں نہ کہیں آؤٹنگ کے لیے لے جاتے، کبھی سی ویو، کبھی الادین، کبھی کہیں ڈنر کروانے، اور کچھ نہیں تو رات میں آئس کریم کھلانے۔ 6 مہینے کا عرصہ پلک جھپکتے گزر گیا تھا۔ اس روز سنڈے تھا۔ وہ لنچ کی تیاریوں میں مصروف تھی جب بابا آ کر اس کی مدد کرانے لگے۔ لاؤ میں ہرا دھنیا بنا دوں، کرسی پر بیٹھتے ہوئے بولے تھے۔ بابا کو کوفتے بہت پسند تھے اور وہ وہی پکانے میں مصروف تھی۔ تمہارے لیے سکندر کا پروپوزل آیا۔ کچھ دیر بعد انہوں نے اسے مخاطب کیا تھا۔ جانتی ہو نا سکندر کو، وہ احمد کا چھوٹا بیٹا جو آرمی میں ہے۔ انہوں نے اپنے دوست احمد علی خان کا نام لیا، جنہیں نیہا بھی بہت اچھی طرح جانتی تھی۔ کتنی مرتبہ بابا کے ساتھ ان لوگوں کے گھر مختلف فنکشنز میں وہ جانا ہوتا تھا۔ اس کی جانب سے کسی سوال کا انتظار کرتے رہنے کے بعد وہ خود ہی مزید بتانا شروع ہو گئے۔ 1 سال سے احمد اور بھابھی میرے پیچھے پڑے ہیں۔ رات احمد کا فون آیا تھا، کہہ رہا تھا کہ ایک آدھ روز میں وہ لوگ باقاعدہ رشتہ لے کر آنا چاہ رہے ہیں۔ پہلے تو میں تمہارے کورسز کا کہہ کر ٹالتا رہا، اب تم بتاؤ کیا جواب دوں؟ وہ اس کی طرف دیکھتے ہوئے بول رہے تھے۔ پشت ان کی طرف ہونے کے باوجود اس کا چہرہ تھوڑا تھوڑا نظر آ رہا تھا اور اس پر لکھا ہر لفظ پڑھ لینا چاہتے تھے۔ بابا، میں کیا کہہ سکتی ہوں؟ مجھے تو یاد بھی نہیں۔ اگر آپ کو ٹھیک لگ رہا ہے تو ٹھیک ہے۔ آرمی میں میجر ہے، اچھا اسمارٹ ہینڈسم ہے۔ میں جتنی بار بھی ملا ہوں مجھے وہ بہت اچھا لگا۔ وہ ہرے دھنیے کے پلیٹ اس کے ہاتھ میں پکڑاتے ہوئے بولے۔ بابا، جو آپ کا فیصلہ ہوگا وہی میرا بھی ہوگا۔ مجھے پتہ ہے آپ کبھی غلط فیصلہ نہیں لے سکتے۔ بابا نے شاید احمد انکل کے ہاں اسی روز فون کر دیا تھا۔ وہ اپنے بڑے بیٹے بابر اور بہو شازیہ کے ہمراہ اگلے ہی روز ان کے گھر آ گئے تھے۔ ان کے ہمراہ پھلوں اور لوازمات دیکھ کر بابا بوکھلا گئے تھے۔ یہ سب کیا ہے؟ اب ان سب کی کیا ضرورت تھی؟ سال بھر سے دن گن گن کر اسی دن کا انتظار کیا طارق بھائی، اب آپ ہرگز کوئی اعتراض نہیں کریں گے۔ آپ ہمارے بارے میں، ہم آپ کے بارے میں سب کچھ جانتے ہیں، اس لیے کسی پوچھ گچھ کی تو ضرورت ہے ہی نہیں، بس آج ہی منگنی کر لیتے ہیں۔ آنٹی نے مسکراتے ہوئے کہا تھا۔ وہ سب تو ٹھیک ہے، ابھی میں نے اس بارے میں مہرو اور عدیل سے بات نہیں کی۔ آج وہ لوگ جس حوالے سے آئے تھے اس وجہ سے وہ وہاں نہیں آئی تھی۔ چلتے وقت آنٹی نے بطور خاص اسے بلوایا تھا۔ اسے گلے لگا کر پیار کرتے ہوئے بابا سے مخاطب ہوئی تھی۔ آپ کی یہ بیٹی آج سے نہیں برسوں پہلے سے میرا انتخاب تھی۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ جب میرا سکندر اس لائق ہو جائے گا تو آپ سے نیہا کو مانگ لوں گی۔ بابا ان کی بات پر فخر سے مسکرا دیے۔ اپنی اولاد کی تعریف ہر ماں باپ کے لیے اتنی فخر کا باعث ہوتی ہے۔
कोई आपकी औलाद की तारीफ़ कर रहा हो तो लगता है कि आपकी अपनी ही तारीफ़ हो रही है। भाई इस बात का सबसे बड़ा गवाह तो मैं हूँ। सबसे पहले जब तुम्हारी भाभी ने मुझसे ये बात कही तो इस वक्त तो सिकंदर इंटर में था। मैंने कहा अब इसे किसी काबिल तो हो जाने दो, वक्त आने पर तारिक से बात भी कर लेंगे। अंकल ने बाबा को मुखातिब किया। वो नज़रें नीची कि इन लोगों की बातें सुन रही थी। बाबा ने इन लोगों के जाने के बाद इससे एक मरतबा फिर पूछा, तुम अगर चाहो तो सिकंदर से मिल लो। बाबा इसकी ज़रूरत नहीं, आप मुतमईन हैं तो बस सब ठीक है। सर झुकाकर आहिस्ता आवाज़ में बोली थी। वो कितनी ही देर तक इसका झुका हुआ सर देखते रहे। फंक्शन इख्तिताम पजीर हो चुका था। करीबी रिश्तेदारों के अलावा तमाम लोग जा चुके थे। मेहरू इसे कमरे में छोड़ गई थी। तुम कपड़े बदल कर फ्रेश हो लो, मैं गर्मा गर्म चाय बना कर लाती हूँ। बल्कि ऐसा करती हूँ कि बाबा वगैरह को भी यहीं बुला लाती हूँ। वो तेज़ तेज़ बोलती हुई कमरे से निकल गई थी। इसके जाते ही वो जल्दी जल्दी तमाम ज्वेलरी उतारने लगी थी। तैयार होने के बाद से इसने ख़ुद को एक बार भी आईने में नहीं देखा था। सब ने इसकी बहुत तारीफ़ें की थी, मगर वो ख़ुद अपने ही सरापे से नज़रें चुरा रही थी। ख़ुद को इस रूप में किसी और के हवाले से देखना बहुत मुश्किल था। रगड़ रगड़ कर मुँह धोते हुए इसे महसूस हुआ कि नल के ठंडे पानी के साथ कुछ गर्म कतरे भी इसके चेहरे को भिगो रहे हैं। मेहरू के आने के बाद से तो वो अपने कमरे में भी मोहतात होकर रहती थी। मेहरू ने वॉशरूम का दरवाज़ा खटखटाया था। क्या नहाने लगी हो? चाय ठंडी हो रही है। वो जल्दी से चेहरा खुश करती बाहर आ गई थी। कमरे में बाबा, अदील भाई, सोबिया आंटी, अंकल और मेहरू मौजूद थे। मुझे तो सिकंदर बहुत ही पसंद आया। हमारी नेहा के साथ इतना ही डिसेंट बंदा सूट कर सकता था। बाबा के इस्तफसार पर अदील भाई बोले थे। मैंने तो इस्लामाबाद आने की दावत भी दे दी। सोबिया आंटी नेहा से मुखातिब हुई थी। मैंने उससे कहा कि भाई हमारी नेहा को इस्लामाबाद बहुत ही अच्छा लगा था। शादी के बाद सबसे पहले तुम दोनों इस्लामाबाद ही आना। वो नेहा की तरफ शरारती नज़रों से देखते हुए बोली थी। जी नहीं, नेहा सबसे पहले दोहा आएगी, मेहरू लड़ने वाले अंदाज में चिल्लाई थी। तुम दोनों क्यों झगड़ रही हो? इससे पूछ लो कि वो कहाँ जाना चाहती है। अंकल भी गुफ्तगू में शरीक हुए थे। सुबह से अब तक वो जिन कैफियत से गुजरी थी, इसे लग रहा था वो बस अब हिम्मत हार देगी। सब फुर्सत से बैठे इसे ही देख रहे थे। बाबा की नज़रें खुद पर जमी देखकर इसे घबराहट हो रही थी। वो बाबा से किस तरह खुद को छुपाए। अरे नेहा इस्लामाबाद का ही नाम लेगी। वहाँ से चलते वक्त एयरपोर्ट तक भी इसने मुझसे यही कहा था। क्या आंटी, मुझे आपका शहर बहुत ही अच्छा लगा, यहाँ से जाने को दिल ही नहीं चाह रहा। सोबिया आंटी की बात पर वो सुन सी बैठी रह गई थी। वो दोनों आपस में उलझी हुई थी और अदील भाई और अंकल भी उनके झगड़े को खूब हवा दे रहे थे। और बाबा, इसने सर उठाकर देखा तो नज़रें सीधी उनकी नज़रों से टकराई थी। मंगनी की तारीख तय करने के बाद जब बाबा ने इसे पूछा था, नेहा तुम खुश हो ना, तो कितने मुतमईन अंदाज में इन्हें यकीन दिला गई। जी बाबा, मैं बहुत खुश हूँ। तो मुझसे नाराज़ तो नहीं? उन्होंने मज़ीद पूछा था। आप कैसी बातें कर रहे हैं बाबा, भला मैं आपसे कभी नाराज़ हो सकती हूँ? वो इनके गले में बाहें डालकर मुस्कुराई थी और इस वक्त इसे खुद अपने ही कहे लफ्ज़ों का भरम रखना मुश्किल हो रहा था। या अल्लाह मुझे इस्तकामत दे। बाबा ने मेरी आंखों में आंसू देख लिए तो बुरी तरह डिस्टर्ब हो जाएंगे। मैंने बाबा की बात इसलिए तो नहीं माननी थी कि बाद में अपनी उदास शक्ल दिखाकर इन्हें परेशान करूं। वो अपने रब से साबित कदमी और इस्तकामत की दुआ मांग रही थी। बाबर भाई के बेटे की सालगिरह थी। अपनी मंगनी के बाद वो आज पहली मर्तबा इन लोगों के घर आई थी। सिकंदर पेशावर में पोस्टेड था। मंगनी को 3 माह गुजर जाने के बावजूद इन दोनों की अब तक आपस में एक बार भी ना तो कोई मुलाकात हुई थी और ना ही फ़ोन पर बात हुई थी। अहमद अंकल के यहाँ पहुँचे तो सब ने इन लोगों का पुरजोश खैर मकदम किया था। आंटी इसे अपने मुख्तलिफ मिलने वालों से मुतारफ़ करवा रही थी। जब सिकंदर इन्हें आवाज़ देता इस तरफ आया, इसे आता देखकर ना दिल की धड़कन तेज़ हुई, ना महसूसात में कोई तब्दीली आई। वो इसी तरह खामोश खड़ी रही। वो इसे देखकर हल्का सा मुस्कुराया था, फिर आंटी से बात करने लगा था। डिनर के बाद वो इस टेबल पर आया था। बाबा अपने दोस्तों के साथ थे। इस वक्त टेबल पर वो अकेली बैठी थी। हम लोगों की शादी कुछ ज़्यादा ही मशरक़ी तरीके से नहीं हो रही। वो उसके सामने वाली कुर्सी पर बैठ चुका था। इस बात के जवाब में वो क्या कहती, सो चुप रही। जब मैं छुट्टियों पर आया था तो सोच रहा था कि हम बाहर लंच या डिनर करने जाएं, मगर सच्ची बात तो ये है कि अंकल से डर लग रहा था कहीं वो माइंड ना कर जाएं। बड़ी गहरी निगाहों से इसे देख रहा था। इसका दिल चाह रहा था कि वो वहाँ से भाग जाए। अब तुम बताओ, अगर मैं अंकल से परमिशन लूँ तो तुम्हें तो कोई एतराज़ नहीं होगा, या वो तो नाराज़ नहीं हो जाएंगे?
बाबा कोई जल्लाद तो नहीं जो आप इनसे इतना डर रहे हैं, बमुश्किल बोल पाई थी वो। इसके जवाब पर हंस पड़ा। चलो अगली बार जब मैं आऊँगा तो कहीं बाहर चलेंगे, इस बार तो सिर्फ 2 दिन के लिए आया हूँ, कल ही वापस चला जाऊँगा। वैसे भी हम अपनी आदतों और मशागिल वगैरह के बारे में तो कुछ भी नहीं जानते, अफसरदा शक्ल बनाकर बोला था। बाबा को इस तरफ आता देखकर इसने सुकून का सांस लिया था। इन्हें देखते ही सिकंदर ने संजीदा और मुअद्दब शक्ल बना डाली। बाबा के साथ बातें करते हुए तो वो गलती से भी इसकी तरफ नहीं देख रहा था। तुम बहुत अच्छे हो सिकंदर, मगर ये दिल, इसका मैं क्या करूं? कुछ भी मेरे बस में नहीं, कोई बात मेरे इख्तियार में नहीं। इन दोनों की बातों से बेनियाज वो अपनी सोचों में उलझी हुई थी। मुझसे किसी ने कहा था कि मोहब्बत वो होती है जब आपको कोई अपने ही वजूद का हिस्सा लगने लगे, जब कोई दूसरा अपने ही वजूद में धड़कता और सांस लेता महसूस हो। और जो मुझे मेरे वजूद का हिस्सा लगता है, जो मुझ में धड़कता और सांस लेता है, वो तुम नहीं हो। क्या करूं, इस मुकाम पर मैं बेबस हूं। वापसी में घर जाते हुए चुपचाप बैठी हुई थी। अचानक इसे एहसास हुआ कि चुप सिर्फ वही नहीं बल्कि बाबा भी बिल्कुल खामोश हैं। यहाँ तक कि उन्होंने इससे इसकी खामोशी की वजह भी दरियाफ्त नहीं की थी। बाबा, आइसक्रीम का मूड हो रहा है। खुद को चेयर अप करते हुए मुस्कुराई थी। उनके खामोशी से एक आइसक्रीम पार्लर के आगे गाड़ी रोक लेने पर वो हैरान रह गई थी। उन्होंने अपनी आदत के मुताबिक कोई एतराज़ भी नहीं किया, जबकि वो इसके सर्दियों में आइसक्रीम खाने पर बहुत नाराज़ होते थे। आप नहीं लेंगे? सिर्फ अपने लिए आर्डर होता देखकर वो बोली थी। जवाबन उन्होंने नफ़ी में सर हिला दिया था। वो इनके रवैये पर उलझ रही थी। क्या बाबा मुझसे नाराज़ हैं? लेकिन किस बात पर? वो मुसलसल सोचे जा रही थी। बाबा की तरफ से फ़िक्र, सिकंदर और अपनी आने वाली ज़िंदगी की टेंशन। वो बहुत परेशान थी। एक झूठी मसलहत आमेज़ ज़िंदगी गुजारने का ख्याल मुसलसल रुला रहा था। सोने की कोशिश करते हुए आंखें बंद की तो रोज़ की तरह आज फिर वो ख्यालों की वादी में चला आया था। इसने बेख्तियार घबरा कर आँखें खोल दी थी। मेरा ख्याल है कि ईद के बाद वो लोग शादी की तारीख रखने की बात करने वाले हैं। बाबा ने मैगज़ीन से नज़रें हटाकर इसे मुखातिब किया था। वो पेपर और पेन लिए बैठी थी। उसका पसंदीदा कुकिंग प्रोग्राम आ रहा था। बाबा के लिए सहरी और अफ्तारी में नित नई मज़ेदार डिशेस बनाने में इसे बहुत मज़ा आता था। रोज़ा अफ्तार करने के बाद नमाज के फ़ौरन बाद वो लोग खाना खा लिया करते थे। फिर चाय पीते ही बाबा तरावी के लिए चले जाते। वो भी नमाज़ पढ़ने खड़ी हो जाती। रमज़ान का दूसरा अशरा ख़त्म होने वाला था। ऐसा करो कि तुम दोहा हो आओ, मेहरू और अपनी फुप्पो के साथ मिलकर शादी की शॉपिंग शुरू तो करो। अचानक अगर इन लोगों ने शादी की जल्दी मचाई तो अकेले तैयारी करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। चाय का सिप लेते हुए उन्होंने कहा तो टीवी से तवज्जो हटाकर उनकी तरफ देखते हुए बोली, कहीं जाने की क्या ज़रूरत है, मैं शॉपिंग यहीं पर कर लूँगी। नहीं भाई, एक तो अकेले तुम कर नहीं पाओगी, फिर मेहरू की चॉइस भी अच्छी है। उनके बोलने का स्टाइल ऐसा था जैसे वो ये बात पहले से तय कर चुके हों, अब सिर्फ इसे बताना बाकी था। इसका ऐसा कोई दिल नहीं चाह रहा था कि मगर ये सोचकर चुप हो गई कि बाबा ऐसा चाह रहे हैं। वो समझ रही थी कि बाबा शायद ईद के बाद इसे भेजेंगे, मगर इसकी हैरत की इंतहा न रही जब वो चौथे दिन टिकट भी ले आए। मुझे भी ऑफिस के काम से बैंकॉक जाना है। हफ्ता 10 दिन में जितनी शॉपिंग हो सकती है कर लेना, बाकी फिर ईद के बाद देख लेंगे। बाबा, ईद तो हम साथ ही करेंगे ना, इसे फ़िक्र लाहक हुई। हाँ इंशाल्लाह ईद साथ करेंगे, उन्होंने इत्मीनान दिलाया था। जल्दी जल्दी तैयारी करके वो दोहा और बाबा बैंकॉक रवाना हुए थे। चलते वक्त तक वो इन्हें मुख्तलिफ हदायतें देती रही। सहरी में दूध पीना मत भूलिएगा, खुदा हाफिज़ कहते हो बोली थी, बेटा तुम बेफिक्र रहो, मैं बहुत अच्छी तरह अपना ख्याल रखूँगा। बस तुम ऐसी शॉपिंग कर लेना जो मेरी बेटी के शायान शान हो। कंजूसी दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं, जो चीज़ अच्छी लगे ख़रीद लेना। वो इसे प्यार करते पुरशफ़क़त लहजे में बोले। हेलो। फ़ोन की बेल पर इसने रिसीवर उठाया था। दूसरी तरफ से एक नामानूस आवाज़ सुनाई दी थी। हेलो, मैं तारिक इकबाल बात कर रहा हूँ। ओह आप, फ़ौरन ही पहचान गया था। मैं यहाँ एयरपोर्ट से बोल रहा हूँ। आपका एड्रेस तो है मेरे पास, लेकिन चूँकि मुझे यहाँ के रास्तों का बिल्कुल कोई आइडिया नहीं, अगर आप थोड़ा बहुत गाइड कर दें तो। वो इनकी बात मुकम्मल होने से पहले ही बोल पड़ा था। आप वहीं ठहरें, मैं आता हूँ। लेकिन आप मुझे, उनका जुमला फिर अधूरा रह गया था। बेफिक्र रहें, मैं आपको पहचान लूँगा, आप बस वहीं रुक कर मेरा इंतज़ार कीजिए। वो सिलसिला मुनक़ता कर चुका था। अपनी तरफ आते इस दराज कामत और वजीह बंदे को उन्होंने चौंक कर गौर से देखा था। वो दूर से इन्हीं की तरफ देखता हुआ आ रहा था। अस्सलाम वालेकुम, मैं औज़ान वासिफ़ हूँ। अपना हाथ उनकी तरफ बढ़ाते संजीदा लहजे में बोला था। वालेकुम अस्सलाम। जवाब में उन्होंने भी अपना हाथ बढ़ा दिया था। वो इन्हें साथ आने के लिए कहता ट्रॉली उनके हाथ से लेकर ख़ुद चलाने लगा था। इन्हें इस तरह मुतमईन अंदाज़ पर उसकी हैरत हुई थी।
वो बाकायदा इसे बता कर आए थे, ऐसा ही लग रहा था, और वो इनकी आमद के लिए तैयार बैठा था। दोनों साथ साथ चलते गाड़ी तक आए थे। तशरीफ़ रखिए। गाड़ी का दरवाज़ा उनके लिए वाह करते हुए सूटकेस डिग्गी में रखने लगा था। आपको इंतज़ार करना पड़ा होगा, असल में मेरा घर यहाँ से काफ़ी दूर है। कुछ देर की खामोशी के बाद वो बोला था, कोई बात नहीं, असल में मैं तुर्की ज़िंदगी में पहली बार आया हूँ। पहली मर्तबा भी आज से कम व बेश बहुत साल पहले ही यहाँ आया था, इसलिए यहाँ के रास्तों से अदम वाकफियत की बिना पर अकेले एयरपोर्ट के लिए निकल पड़ा। इसलिए तो दुश्वारी का सामना था, वरना मैं आपको जहमत क्यों देता। पुरतकल्लुफ़ अंदाज में बोले थे। बकिया तमाम रास्ता खामोशी से कटा था। गाड़ी गेट से अंदर लाकर वो इन्हें उतरने का कहकर ख़ुद भी उतर गया था। वो इससे एक कदम पीछे चलते हुए इस घर का जायज़ा ले रहे थे। बड़ा सा कुशादा और कीमती सामान से आराज था वो मकान, मुकम्मल सन्नाटे में डूबा हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे यहाँ कोई रहता ही नहीं। वो एक कमरे में इन्हें लेकर आ गया था। आप यकीनन सफ़र की थकन उतारना चाहते होंगे। इधर वॉशरूम है, आप फ्रेश हो लें। वैसे आपने खाना तो खा लिया है ना? आदाब मेज़बानी निभाता हुआ पूछ रहा था। हाँ, रोज़ा जहाज़ में अफ्तार किया था। वो अपनी नज़रें इस पर मुसलसल जमाए हुए थे। चाय तो पियेंगे ना आप? इसने मज़ीद पूछा था। उनके सर हिला देने पर फ़ौरन ही कमरे से निकल गया। वो कमरा गालिबन गेस्ट रूम के तौर पर इस्तेमाल होता था। वो मुँह हाथ धोकर निकले तो उनका सूटकेस भी कमरे में पहुँच चुका था। वो बेड पर बैठे सामने दीवार पर खूबसूरत फ्रेम में लगी आयतुल कुर्सी को देख रहे थे जब दरवाज़ा नॉक हुआ था। आगे आगे वो खुद, पीछे ट्रे उठाए मुलाजिम अंदर आया था। ट्रे उसके हाथ से लेकर साइड टेबल पर रखते हुए उसने तुर्की ज़ुबान में गालिबन मुलाजिम से ये कहा था कि चाय वो ख़ुद बना लेगा। इसके जाती वो चाय कपों में डालने लगा। आप चीनी कितनी लेंगे? बेड के सामने रखी कुर्सी पर बैठा हुआ था। 1 चमचा। उन्होंने जवाब दिया तो शक्कर मिलाकर कप उनकी तरफ बढ़ाता बोला, ये अखरोट ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मेरा दोस्त ईरान से लाया था, बहुत मज़े के हैं। चाय का कप इन्हें देकर इसने ड्राई फ्रूट्स की बड़ी सी प्लेट जिसके मुख्तलिफ़ खानों में अखरोट, काजू, नमकीन, पिस्ते और बादाम रखे हुए थे उनकी तरफ बढ़ाई। वो मेहमान नवाजी का मुजाहरा करते इस शख्स को तहय्युर से देख रहे थे। साल भर पहले इसी शख्स से वो लगातार 3 रोज़ तक अपने दफ्तर में मिलने से इनकार कर रहे थे। पहले रोज़ औज़ान वासिफ़ नामी शख्स की आमद, साथ ही विज़िटिंग कार्ड देखकर उन्होंने बग़ैर एक लम्हे की देर लगाए इससे ना मिलने का फ़ैसला किया था। वो इस शख्स से नहीं मिलना चाहते थे। अपनी मीटिंग में मसरूफ़ होने का कहलवा कर उन्होंने इससे मिलने से माजरत कहलवा दी थी। उनका ख्याल था वो इतना समझदार तो होगा कि उनके गुरेज़ को समझकर दोबारा वहाँ ना आए, मगर इनकी खाम ख्याली अगले रोज़ गलत साबित हो गई थी। आज उन्होंने साफ साफ लफ्ज़ों में मिलने से मना कर दिया था। इन्हें इस शख्स की ढटाई पर हद दर्जा गुस्सा आया था। ये इन दिनों की बात थी जब नेहा इस्लामाबाद से आई थी और वो इसे मना करने के बाद ख़ुद भी बेहद डिस्टर्ब थे। तीसरे रोज़ इसकी आमद इन्हें अच्छे खासे इश्ताल में मुब्तला कर गई थी। जब मैंने कल कह दिया था मुझे इस शख्स से बिल्कुल भी नहीं मिलना, फिर मेरे पास इसकी आमद का पैगाम लाने की क्या ज़रूरत है? वो सेक्रेटरी पर चिल्लाए थे। सर, मैंने इनसे यही कहा था। वो जवाब में कहने लगे कि आज तो वो आपसे मिलने नहीं बल्कि आपको ये लिफाफा देने आए हैं। फिर वो ये लिफाफा पकड़ाकर फ़ौरन चले गए। उसकी मिनमिनाती आवाज़ सुनकर उन्होंने अपने गुस्से को दबाते लिफाफा इसके हाथ से ले लिया था। कितनी देर तक लिफाफा हाथ में लिए रहने के बाद उन्होंने इसे खोलकर देखने का फ़ैसला किया था। सर, मैंने आपसे मिलने की बहुत कोशिश की, शायद खुदा को हमारा मिलना फ़िलहाल मंजूर नहीं। मैंने अपना ट्रांसफ़र वापस इस्तांबुल करवा लिया है। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है कि अभी हमें ज़िंदगी में एक बार ज़रूर मिलना है। अपने इस यकीन की वजह मैं नहीं जानता, मगर मुझे लगता है कि हम मिलेंगे ज़रूर। अपने इसी यकीन के सहारे मैं आप तक अपना इस्तांबुल का एड्रेस और फ़ोन नंबर्स पहुंचाना चाहता था। आज 10 साल बाद, लेकिन मैं आपका इंतज़ार करूंगा। 10 साल ही क्यों ना लग जाएं, मगर मैं इंतज़ार ज़रूर करूंगा। औज़ान वासिफ़। ख़त पढ़कर बावजूद शदीद गुस्से के वो इसे फाड़ कर डस्टबिन में नहीं डाल सके थे। ख़त को वापस लिफाफे में डालकर उन्होंने अपनी दराज में रख दिया था। अपने ऐसा करने की वजह ख़ुद उनके समझ में नहीं आई थी। जिस शख्स से वो ना आज ना कभी मिलना ही नहीं चाहते थे, उसका पता संभाल कर रखने की भला क्या ज़रूरत थी? ये वो जानते ना थे कि 1 साल बाद वो ख़ुद अपने ही फ़ैसले की नफ़ी करते ख़ुद को इससे मिलने पर मजबूर पाएंगे। और ऐसा करने पर ना इन्हें नेहा ने मजबूर किया, ना किसी और ने, बल्कि ख़ुद उनके अपने दिल ने। आपको ये यकीन क्यों था औज़ान कि मैं आपसे मिलने ज़रूर आऊँगा? वो इसकी आंखों में आंखें डालकर बिलाखिर इस बात की तरफ आ गए थे जो वो शायद ख़ुद भी इनसे सुनना चाहता था। उनके सवाल पर वो चाय का कप वापस ट्रे में रखता बड़ी संजीदगी से बोला,
नेहा ने मुझे बताया था कि इसके बाबा इसे बहुत प्यार करते हैं और जिनसे हम बहुत प्यार करते हों इन्हें हमेशा खुश देखना चाहते हैं। वो इसके पूरे एतमाद अंदाज पर ठिठक कर उसकी तरफ देखने लगे थे। वो ना घबराया हुआ लग रहा था ना नर्वस, बेतहाशा ज़हीन आंखें एतमाद लिए हुए थीं। आपको यकीन क्यों करे कि खुशियों का दारो मदार आपके साथ होने पर है? हो सकता है ऐसा ना हो। अगर मैं आपसे कहूँ कि वो आपके बगैर भी बहुत खुश है तो? वो बड़ी संजीदगी से दरियाफ्त कर रहे थे। अंदाज इसे झुठलाने वाला था, इसलिए कि इसने मुझसे कहा था कि इसे सारी दुनिया में सबसे ज़्यादा प्यार अपने बाबा से है और बाबा से ज़रा कम, मगर जो इसे बहुत अच्छा लगता है वो मैं हूँ। और जो लोग हमें बहुत अच्छे लगते हों हम खुश भी इन्हीं के साथ रहते हैं। बग़ैर किसी हिचकिचाहट के साफ कोई से बोला था। लहजा बहुत शाइस्ता और बाअदब होने के साथ साथ एतमाद से भरपूर था। और इस बात की क्या गारंटी है कि आप इसे हमेशा खुश रखेंगे? वो अपने मखसूस दो टोक अंदाज में मुखातिब हुए थे। क्योंकि मैं अपनी बेटी से बहुत मोहब्बत करता हूँ और हर बाप की ख्वाहिश है कि इसका मुस्तकबिल बहुत अच्छा हो। और तुम्हारी गारंटी? बात गारंटी की है तो सर गारंटी तो मैं इस बात की भी नहीं दे सकता कि मैं अगला सांस ले भी सकूँगा या नहीं। मैं तो इतना ही बेख्तियार हूँ। मैं अपनी ऐसी कोई गारंटी किस तरह दे सकता हूँ? मैं उसकी मंगनी कर चुका हूँ और वो भी इसकी रजामंदी से। वो इस मंगनी पर खुश है। शायद 2-3 माह में मैं इसकी शादी भी कर दूँ। अपने तौर पे उन्होंने इसे चौंकाने की कोशिश की थी मगर वो इसी तरह नज़रें झुकाए बैठा रहा। मेरा होने वाला दामाद बहुत पढ़ा लिखा, हैंडसम, बहुत ही अच्छा है। सबसे बड़ी बात यह कि मैं इसे और इसकी फैमिली को एक तवील अरसे से जानता हूँ। इसके अंदर इतनी सारी खूबियों के होते हुए भी मैं आपको इस पर तरजीह क्यों दूँ? क्या आप अपने हक़ में कोई ऐसी बात बता सकते हैं जो आपके ख़्याल से आपको इससे मुमताज़ करती हो, जिसकी बुनियाद पर मैं आपको इसके मुकाबले में तरजीह दे सकूँ? फिर वही बारोब बेपनाह संजीदा लहजा था। नहीं, मैं ऐसी कोई बात नहीं बता सकता, इसलिए कि मैं ना पाकिस्तानी हूँ ना आप मेरी फैमिली को जानते हैं और मेरा मुसलमान होना भी आपकी नज़रों में मशकूक है। और सिर्फ़ एक वाहिद बात जिसे मैं अपने हक़ में समझता हूँ, इस पर शायद आप यकीन ना करें क्योंकि आपकी ख्वाहिश के मुताबिक मैं अपनी इस बात का कोई सबूत पेश नहीं कर सकूँगा, और अगर पेश करने की कोशिश करूँ तो शायद आप इसे तस्लीम ना करें। वह बहुत देर बाद झुका हुआ सर उठाकर आहिस्ता आवाज़ में बोला था, आपके तमाम एतराज़ात मुझे नेहा ने नहीं बताए। इस्लामाबाद से आने के बाद मेरा इससे कभी कोई रब्ता नहीं हुआ। आखिरी बार इसने मुझे ईमेल करके आपके इनकार का बताया था और इसमें भी कोई वजह नहीं लिखी थी। मगर मैंने पाकिस्तानी कल्चर बहुत करीब से देखा है। मेरी मम्मी ख़ुद पाकिस्तानी थी। मुझे अंदाज़ा है कि आपको मेरे बारे में यही एतराज़ात हुए होंगे। वो इसकी ज़हानत के मोतरफ़ हो गए थे। उनके चेहरे पर लिखी हैरत वो फ़ौरन भांप गया था, इसीलिए ख़ुद ही जवाब भी दे दिया, बिल्कुल दुरुस्त, मुझे यही एतराज़ात थे। वो इतनी देर में पहली बार ज़रा सा मुस्कुराए थे। लेकिन वो कौन सी बात है जिसे आप अपने हक़ में समझते हैं लेकिन मेरी ख्वाहिश के मुताबिक इसका कोई सबूत देने से कासिर है? उनके सवाल पर वो बेसाख्ता बोला था, क्या आप मेरी बात का यकीन कर लेंगे? ये सवाल कबल अज़ वक्त है, आप बात बताएं। मैं यकीन करूँगा या नहीं, इसे रहने दें। वो ज़रा सा रिलैक्स होकर बैठते बोले थे, मोहब्बत, वो गहरे लहजे में बोला था। मोहब्बत ही वो बात है जो मुझे अपना सबसे बड़ा हथियार और अपने हक़ में सबसे बड़ा प्लस पॉइंट महसूस होती है। और वो जो कोई भी है इतनी सारी खूबियों के बावजूद भी कम अज़ कम मोहब्बत के मामले में मुझसे नहीं जीत सकता। पूरा 1 साल हो गया मैं इससे नहीं मिला, इसकी आवाज़ नहीं सुनी, आने वाले वक्त में भी ऐसी कोई उम्मीद नज़र नहीं आती। मगर फिर भी मैंने हर लम्हा हर पल इस मोहब्बत को अपने दिल में पहले से भी ज़्यादा शदीद पाया है। इतना शदीद मुझे अपने घर की वीरानी बुरी नहीं लगती। मैंने इससे मिलने के बाद फिर कभी एक लम्हे के लिए भी किसी और के बारे में नहीं सोचा। आपको शायद मेरी ये बात अच्छी ना लगे, शायद झूठी भी, मगर मैंने बारहा अपने घर में तन्हा बैठे इसकी मौजूदगी महसूस की है। इसे अपने आसपास चलता फिरता और हंसते सुना है। वो बहुत ही आहिस्ता आवाज़ में कुछ सोचता हुआ बोल रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वो इस वक्त खुद को किसी ऐसी कैफियत से गुजरता पा रहा हो। वो बहुत देर तक इसे एकटक देखते रहे, फिर एक गहरी सांस लेते हुए इससे बोले, वैसे तो मैंने होटल में अपने लिए रूम बुक करवाया हुआ है, मगर अब चूँकि रात बहुत हो गई तो मेरा ख़्याल है आज रात में यहीं ठहर जाऊँ, अगर आपको कोई एतराज़ ना हो तो। वो किसी ख़्याल से चौंक कर उनकी बात सुनने लगा था। उनका जुमला मुकम्मल होते ही वो एकदम गड़बड़ा कर बोला था, कैसी बातें कर रहे हैं आप मेरे लिए बहुत काबिल एहतराम मेहमान हैं। मेरा ख़्याल है रात बहुत हो गई, सुबह सहरी के लिए भी उठना होगा। वो जवाब में जमाई रोकते हुए बोले, इंटरव्यू ख़त्म हो चुका था, अब उम्मीदवार को जाने के लिए कहा जा रहा था। जिस तरह एक इंटरव्यू देने वाला अपने इंटरव्यू के चेहरे पर अपने बारे में आखिरी तासुरात जांचना चाहता है, ऐसे इसने भी एक नज़र इन्हें बगौर देखा था।
आप यकीनन बहुत थके हुए होंगे, आराम से सो जाएं। सहरी में मैं आपको जगा दूंगा। वो इन्हें शब्बा खैर कहता कमरे से निकल गया था। नींद तो खैर इन्हें क्या आनी थी। बिस्तर पर लेटे वो कभी नेहा कभी इसी को सोचे चले जा रहे थे। बाबा वो बहुत अच्छा है, बिल्कुल आपकी तरह। आप इससे मिलेंगे तो आपको यकीन आ जाएगा कि मैंने इसके बारे में जो कुछ कहा वो इससे भी बढ़कर अच्छा है। नेहा की पुरजोश से आवाज़ समातों में रस घोल रही थी। हाँ मेरी जान, तुम ठीक थी और मैं गलत। वो वाकई बहुत अच्छा है, हर लिहाज से मेरी बेटी के लायक है। वो अपनी चहेती बेटी को तसव्वुर में मुखातिब किए बैठे थे। हम अपनी औलाद को सब कुछ देते हैं, उनकी हर ख्वाहिश पूरी करते हैं। बचपन की छोटी छोटी चीज़ों से लेकर बड़े होकर तालीम तक के मामले में इन्हें पूरी आज़ादी देते हैं। फिर ज़िंदगी के तमाम अख्तियारात और आज़ादियाँ अचानक उनसे वापस ले लेते हैं। और जो हमारी औलाद ऐसा करने से इनकार कर दे तो इस पर खुदसरी और नाफरमानी का इल्ज़ाम लगाने में हम देर नहीं करते। वो तकिए पर सर रख कर लेटे हुए छत की तरफ नज़रें जमाए खुद अपना मुहासबा कर रहे थे। तुमने दिल में क्या सोचा होगा कि मेरे बाबा कितने जालिम हैं, मगर नहीं, तुम अपने दिल में भी मेरे ख़िलाफ़ कोई ख्याल नहीं लाई होगी। मेरी खातिर चुपचाप खुद को कुर्बान कर रही थी और मैं खामोश खड़ा सब देखे जा रहा था। मगर मेरी जान, तुम्हारी आंख से बहने वाला हर आंसू मेरे दिल पर गिर रहा था। मैं तुम्हें तुम्हारी सब खुशियाँ लौटाऊँगा नेहा, और अगर ऐसा ना कर सका तो ख़ुद को कभी माफ़ नहीं करूँगा। अब मेरी बेटी के लबों पर कभी झूठी मुस्कान नहीं सजेगी। वो अपने दिल की पूरी आमादगी के साथ मुस्कुराहटें बखेरेगी। अपनी आंखों से गिरने वाले अश्कों को आहिस्तगी से खुश करते हुए वो तहज्जुद की नमाज़ के लिए उठ गए थे। वो दुआ मांगने में मशगूल थे जब औज़ान ने दरवाज़े पर दस्तक दी थी। इसे जवाब देकर जाए नमाज तय करके वो खड़े हो गए थे। वो कमरे का दरवाज़ा नीम बा किए खड़ा हुआ उनका इंतज़ार कर रहा था। लगता है आप रात सोए नहीं। इन्हें डाइनिंग रूम में लेकर आते हुए इसने तशवीश से पूछा था। हाँ, बस नींद नहीं आई। वो इसके तशवीश भरे अंदाज पर मुबहम सा मुस्कुराए थे। आप सहरी में क्या लेंगे? रात को मुझे पूछना याद ही नहीं रहा। मुलाजिम को टेबल पर लवाजमात रखते देखकर वो कुछ शर्मिंदगी से बोला था। मेरी ऐसी कोई ख़ास डिश नहीं होती, सहरी में जो कुछ भी है मुनासिब है। वो इसे इत्मीनान दिलाते हुए बोले थे। गर्दन हिलाते हुए इसने इनके आगे प्लेट रखी थी। थोड़ी थोड़ी देर बाद वो इन्हें मुख्तलिफ डिशेस पेश कर रहा था। अच्छा, आप थोड़ा सा दूध ही ले लें। इन्हें बहुत जल्दी हाथ रोकता देखकर अपनायत से बोला था। उसके कहते इन्हें नेहा की नसीहत याद आ गई थी, इसलिए फ़ौरन ही दूध के लिए हामी भर गए। सहरी के बाद वो दोनों साथ ही नमाज़ पढ़ने गए थे। नमाज़ पढ़कर वापस आए तो गाड़ी से उतरता हुआ इनसे बोला, अब मुझे बहुत थके हुए लग रहे हैं, थोड़ी देर ज़रूर सो जाएं। जवाब में उन्होंने यूं गर्दन हिलाई जैसे खुद भी यही सोचे हुए थे। कमरे में आकर लेटे तो वाकई नींद आ गई थी। वो बहुत गहरी नींद सोए थे। आँख खुली तो घड़ी दोपहर के 12 बजा रही थी। मुँह हाथ धोकर बाहर निकले तो मुलाजिम जैसे उन्हीं के इंतज़ार में खड़ा था। उनके हाथ में एक रुक्का पकड़ा कर वो खामोश खड़ा था। ऑफिस में एक ज़रूरी काम है, थोड़ी देर में आ जाऊंगा। मुख्तसर सी तहरीर थी। मुलाजिम से अखबार मांगने का इरादा रखते थे, मगर इसे अंग्रेज़ी नहीं आती थी और वह तुर्की ज़ुबान से नाशना। चारों नाचार खामोशी से बाहर लॉन में आकर बैठ गए। सर्दियों की धूप बहुत भली मालूम हो रही थी। कुछ ही देर में वो खुद ही उनके लिए अखबार ले आया। अखबार पढ़कर अंदर आए तो वो इनका कमरा साफ़ सुथरा किया। अब इस्त्री करने के लिए कपड़े मांग रहा था। गालिबन वो इसे सब कुछ ब्रीफ करके गया था। 2:30 बजे वो वापस आया तो सीधा इन्हीं के कमरे में आ गया था। सॉरी, मैं आज जाता नहीं, लेकिन एक अर्जेंट काम पड़ गया था। आप बोर तो नहीं हुए? इसने मज़ीद दरियाफ्त किया था। अब की बार वो कहकहा लगाकर हंस पड़े थे। वो इनके कहकहे को ताज्जुब से देख रहा था। तुमसे मिलकर तो मुझे ऐसा लगने लगा है जैसे मैं कोई छोटा सा बच्चा हूँ, बेतकल्लुफ़ाना अंदाज में हंसते हुए बोले। इसने कुछ झेंप कर नज़रें झुका ली। मुझे तुम अच्छे लगे औज़ान। अचानक बेख्तियार होकर बोल पड़े थे। मुझे भी आप बहुत अच्छे लगे, और ये तारीफ़ मैं अपनी तारीफ़ के जवाब में नहीं कर रहा, बल्कि मैं आपसे ये कहना चाहता था कि सच्ची बात तो ये है कि मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी। बड़ी सच्चाई से बोला था। अच्छा, तो रात तो मुझसे डर रहे थे? वो मुस्कुराए थे। डर तो नहीं रहा था, लेकिन एक झिझक सी महसूस हो रही थी कि पता नहीं आप क्या सोचें। असल में नेहा ने मुझे आपके बारे में इतनी सारी बातें बताई थी कि मिले बगैर ही आप मुझे अच्छे लगने लगे थे। वो उनके पास ही बेड पर बैठ गया। तुमने अभी तक एक बार भी नेहा की खैरियत नहीं पूछी? वो इसकी तरफ बगौर देखते हुए बोले। या ये पूछते हुए तुम्हें डर लग रहा है? वो अपनी बात के अख्ताम पर खुलकर मुस्कुराए थे। हाँ, ये पूछते हुए मैं वाकई डर रहा हूँ। आप मेरे पूछे बगैर ही बता दें। वो पहली बार उनसे बेतकल्लुफ़ाना अंदाज में हंसकर बोला था। वो दोहा गई है अपनी बहन के पास। अब मेरे यहाँ आने का पता नहीं। मैं इससे ऑफिस के काम से बैंकॉक जाने का झूठ बोलकर यहाँ आया हूँ। वो इसे तफसील से बता रहे थे।
वो 1 हफ्ता दोहा रहकर वापस आई तो बाबा पहले ही मौजूद थे। कल ही वापस आया हूँ और मैं तुम्हारे बगैर था। सहरी और अफ्तारी में कोई प्रॉब्लम भी नहीं हुई, इसके नाराज़ी भरे अंदाज के जवाब में इत्मीनान से बोले। वो किचन में मौजूद ढेर सारे बर्तन देखते हुए बोली, नहीं बस ऑफिस के 1-2 लोग आए थे। वो इसकी शॉपिंग देखते हुए आम से लहजे में बोले, अपने कमरे में आई तो इसे बाबा के अलावा भी कोई आया था ऐसा गुमान हुआ। सुर्ख गुलाब देखकर तो वो हैरान ही रह गई। कमरे में फूल आपने रखे हैं? तुम्हारे कमरे में फूल रखने की क्या बात? वो मजाक उड़ाने वाले अंदाज में बोले। फिर फूल कहाँ से आए? पता नहीं, मैं तो सुबह से तुम्हारे कमरे में गया भी नहीं। वो उलझती रही, कभी किसी दोस्त के बारे में सोचती, कभी ये सोचती शायद बाबा ऐसी बात कर रहे हैं। उसे अजीब सा एहसास हुआ, कोई मानूस सी खुशबू महसूस हो रही थी। वो अपनी सोचों से घबरा कर उठ बैठी थी। ये किस तरह हो सकता है? इसने ख़ुद को तसल्ली दी। नेहा ज़रा जल्दी से ड्राइंग रूम में आओ। बाबा इसे मुखातिब करते किचन में दाखिल हुए। इस वक्त कौन आ गया? मेरे शाही टुकड़े जल जाएंगे। चांद रात को ईद के पकवान की वो हमेशा ही बेहद मसरूफ़ हुआ करती थी और यहाँ किसी आमद मेहमान की आमद इसे सख्त नागवार गुजरती थी। छोड़ो इसे, कुछ नहीं हो रहा। तुम्हारे शाही टुकड़ों को ज़रा चल कर देखो तो सही कि कौन आया है। बाबा चहकती हुई आवाज़ में बोल रहे थे। इसने गौर किया कि बाबा आज बेतहाशा खुश नज़र आ रहे हैं। वो इसकी सोचों से बेनियाज उसे हाथ पकड़कर खींचते हुए ड्राइंग रूम की तरफ ले आए थे। क्या तुम बूझ सकती हो कि अंदर कौन मौजूद है? ड्राइंग रूम के बंद दरवाजे के सामने खड़े होकर वो इससे कसौटी खेलने लगे थे। वो हक्का बक्का उनकी शक्ल देख रही थी। उनके अंदाज में बच्चों की सी शरारत और शौक़ी थी। तुम्हारी आसानी के लिए मैं ये बात बता सकता हूँ कि वो शख्स तुम्हें मेरे बाद सारी दुनिया में सबसे अच्छा लगता है। इसका दिल बेअख्तियार तेज़ तेज़ धड़कने लगा था। बाबा, वो एक पल को उनकी तरफ सवालिया नज़रों से देखकर भागने वाले अंदाज में दरवाज़ा खोल कर अंदर दाखिल हुई थी। इसे अंदर आता देखकर वो सोफ़े से उठ गया था। कैसी हो नेहा? ऐसा लग रहा था वक्त की रफ्तार थम गई है, शायद वो कोई ख्वाब देख रही थी। इसने बेख्तियार अपनी आंखें ज़ोर से बंद करके दोबारा खोल ली थी, मगर सामने के मंजर में कोई तब्दीली नहीं आई थी। ब्लैक जीन्स और ग्रे टी शर्ट में वो अपनी इसी जानदार मुस्कुराहट समेत इसे देख रहा था। इसने बेसाख्ता सर पीछे घुमाकर बाबा की तरफ देखा। वो इसी तरह दरवाजे के पास खड़े मुस्कुराते हुए इसकी सिमत देख रहे थे। वो एकदम मुड़कर बाबा की तरफ आ गई। वो इसी पल अपनी कोई भी कैफियत समझ नहीं पा रही थी। इसे बेतहाशा रोना आ रहा था। इसकी कैफियत समझते उन्होंने बेख्तियार इसका सर अपने सीने से लगा लिया था। तुमने कैसे सोच लिया मेरी जान कि तुम्हारे बाबा तुम्हें दुख देकर खुश रह सकते हैं? देखो, मैं इसे वापस ले आया। मैंने ख़ुद से अहद किया था कि अपनी बेटी को इसकी तमाम खुशियाँ इस ईद पर ज़रूर लौटाऊँगा। वो हिचकियों से रो रही थी और वो इसका सर थपकते हुए सरगोशी कर रहे थे। वो भी इन दोनों के पास आकर खड़ा हो गया था। कितनी बुरी बात है, तो मौजान से ढंग से मिली भी नहीं और रोने खड़ी हो गई। वो भी क्या सोच रहा होगा कि नेहा को मेरा आना इतना बुरा लगा है कि मेरी शक्ल देखते ही रोने लगी। इसकी बात सुनते ही इसने फ़ौरन ऊपर सर उठाया था और नज़रें बराबर में खड़े शख्स से टकराई थी, जिसे इसने गुजरे हर लम्हा हर पल बेहद याद किया था। वो मुस्कुराते हुए इसे देख रहा था। बाबा, आप तो कह रहे थे कि नेहा बहुत ज़्यादा संजीदा मैच्योर हो गई है। मुझे तो बिल्कुल भी बदली हुई नहीं लगी। देखें कैसे बच्चों की तरह रो रही है। बाबा हंस पड़े थे और वो इसकी बात से ज़्यादा लफ्ज़ बाबा पर हैरान हुई थी। वो इतनी बेतकल्लुफ़ी से उनसे मुखातिब था जैसे बरसों की शनासाई हो। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा बाबा, ये सब क्या है? अचानक बेबसी से कहती इन दोनों से दूर हट गई। इसे ऐसा लग रहा था वो दोनों मिलकर इसे ज़िच करने में मसरूफ़ थे, यूँ जैसे कि इसके साथ कोई जग सा पज़ल खेला जा रहा था। तो मैं कह कौन रहा है कि अपनी छोटे से दिमाग पर ज़्यादा ज़ोर डालो? औज़ान मुस्कुराता हुआ बोला। नेहा, मुझे लग रहा है कि तुम्हारे शाही टुकड़े जले हुए टुकड़ों में तब्दील हो चुके हैं। बाबा नाक सुकेड़ कर सूंघने की कोशिश करते हुए बोले। ठहरो, मैं देख कर आता हूँ। वो ड्राइंग रूम से निकल गए थे। इसने इनकी कोई बात सुनी ही नहीं थी, बस सर झुकाए कुछ सोचती उलझी हुई खड़ी थी। बैठ जाओ नेहा, वो इसका हाथ पकड़कर सोफ़े की तरफ आता हुआ बोला तो चौंक कर उसकी तरफ देखने लगी। वो इसकी आंखों में तैरती उलझन, हैरानी, नाराज़ी और इन सब जज्बात के पीछे छुपी खुशी देखकर मुस्कुरा रहा था। तुमने बिल्कुल ठीक कहा नेहा, बाबा वाकई बहुत अच्छे हैं और इन जैसा अच्छा कोई और हो ही नहीं सकता। तुमसे मिलकर अगर मैंने मोहब्बत के हकीकी मायने पाए थे तो बाबा से मिलकर अपने तमाम खोए हुए रिश्ते दोबारा पा लिए हैं। वो इसके बराबर में बैठकर खुशी से भरपूर लहजे में बोल रहा था। इसके दोनों हाथ अपने हाथों में लिए बड़ी वालहाना निगाहों से इसे देख रहा था। तुम तो मेरी जुदाई में पहले से भी ज़्यादा खूबसूरत हो गई हो, वो शरारती लहजे में कह रहा था। एकदम कुछ नर्वस होकर वो अपने हाथ इसकी गिरफ्त से आज़ाद कराने लगी।
तो वो इसी शरारत भरी मुस्कुराहट के साथ नफ़ी में सर हिलाते हुए बोला, आज ये हाथ मैंने बाबा की इजाज़त से थामा है, लिहाजा छोड़ने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। चलो भाई नेहा, तुम्हारे शाही टुकड़े तो मरहूम मफूत हो चुके, अब इनकी जगह कुछ और बना लो। बाबा की आवाज़ सुनते ही फ़ौरन इसके हाथ छोड़कर वो थोड़ा दूर हटकर बैठ गया। अब की बार हंसने की बारी इसकी थी। इसे खिलखिलाकर हंसते देखकर वो थोड़ा खिसियाना सा होकर सर खुजाते खुद भी हंस पड़ा। अंदर दाखिल होते ही उन्होंने बेटी के चेहरे पर मुस्कुराहट देखी जो एक तवील अरसे से देख नहीं पाए थे, तो दिल ही दिल में अपने रब का शुक्र अदा किया। फिर इन दोनों से मुखातिब हुए, चांद रात को तुम लोग घर पर क्या कर रहे हो? जाओ नेहा, औजान को कराची के चांद रात की रौनकें दिखा कर लाओ, और तुम भी एक अदद शलवार कमीज़ ख़रीद लाओ। जीन्स और टी शर्ट में मैं तुम्हें ईद की नमाज़ पढ़ाने बिल्कुल नहीं लेकर जाऊंगा। वो इससे मुखातिब हुए तो हंसते हुए इकरार कर रहा था, अच्छा मैं कपड़े चेंज करके आती हूँ। वो भागती हुई अपने कमरे में चली गई। वो तैयार होकर नीचे आई तो बाबा इन दोनों के साथ पोर्च तक आ गए थे। गाड़ी चलाओ, मुझे देखना है कि तुम्हारी गाड़ी चलाने में कितनी बेहतरी आई है। वो उस दूसरी तरफ का दरवाज़ा खोलता हुआ बोला तो इसने ड्राइविंग सीट संभाल ली। गाड़ी स्टार्ट करके गेट से बाहर लाई। इसने औजान के तासुफ में डूबी आवाज़ सुनी, स्टार्ट तुम्हारा आज भी इतना ही बकवास है जितना पहले था, और रिवर्स तो बिल्कुल भी होपलेस है। तुम्हारी ड्राइविंग सही होना मुश्किल है। वो कहते कहते ज़ोर से आवाज़ लगाकर बाबा से बोला, बाबा आप तो कह रहे थे कि नेहा काफ़ी अच्छी ड्राइविंग करने लगी है, मुझे तो ऐसा कुछ भी नहीं लगा। इसकी रोनी शक्ल देखकर बाबा का कहकहा बेसाख्ता था और उनके जाते ही फ़ौरन शुक्राने के नफल अदा करने खड़े हो गए थे। अपने रब का शुक्र अदा करना उन पर वाजिब था जिसने उनसे सही फ़ैसला वक्त पर करवा दिया था। वो अपनी बेटी की मुस्कुराहटें लौटाने में कामयाब हो गए थे और वो सब उनके रब की अनायतें ही तो थीं। जब दुआ के लिए हाथ उठाए, अपने बच्चों के लिए यही दुआ मांगते रहे कि उन बच्चों की ज़िंदगी में ऐसी बेशुमार ईदें आएँ। नेहा और औजान खुशियों भरी ऐसी हज़ारों ईदें एक दूसरे के संग मनाएं। इन दोनों की वापसी से पहले इन्हें अपने प्यारे दोस्त अहमद को भी फ़ोन करना था। वो जानते थे कि अहमद और भाभी सबसे बढ़कर सिकंदर के साथ वो बहुत बड़ी ज़्यादती कर गए। वो इन सब से माजरत करने के लिए तैयार थे, ख़ास तौर पर सिकंदर से वो बहुत शर्मिंदा थे। मगर ये शर्मिंदगी इस शर्मिंदगी से तो बहरहाल कम थी जो वो इस जैसे प्यारे लड़के को एक ऐसी लड़की के साथ मनसूब करवा कर करते जो इसे अपनी ज़िंदगी में तो जगह दे देती मगर अपने दिल में कभी भी नहीं। ये नावल अपने इख्तिताम को पहुंचा। अल्लाह हाफिज़।